छठे सुल्तान हमारे पास आते हैं जी सुल्तान मुराद सेकंड, ठीक है। और सुल्तान मुराद सेकंड जो है, अब देखते हैं कि उन्होंने जो है वो क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए। सुल्तान मुराद सेकंड जो है वो 1421 के अंदर जो है वो एड्रिनोपल के अंदर या एड्राइन के अंदर जो है वो तख्त नशीन होते हैं, और इनका जो दौर है वो 1421 से लेके 1451 तक का रहा, ठीक है। जिस टाइम पे ये तख्त नशीन हुए उस टाइम पे जो इनकी उम्र थी वो थी सिर्फ 18 साल। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी यंग एज के अंदर जो है वो ये सुल्तान बने, तो इसलिए इनके लिए जो चैलेंजेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। अब इनके जो बेसिक चैलेंजेस थे, जो इनिशियल चैलेंजेस थे, उनमें अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था मुस्तफ़ा अलायंस विद कैसर। अब हमने लास्ट में बात की थी कि सुल्तान मोहम्मद के टाइम पे क्या हुआ था कि उससे पहले जो बायजीद का दौर था, तो बायजीद के दौर में हमने देखा था कि जो बायजीद था, जो उसका जो एक बेटा था मुस्तफ़ा, जो हमने जिक्र किया था कि वो गायब हो चुका था, ठीक है। और फिर अचानक से सामने आया और उसने कहा कि भाई मैं जो है वो बायजीद का बेटा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में जो है फिर मोहम्मद जो था, मोहम्मद ने क्या किया था, सुल्तान मोहम्मद ने, कि सुल्तान मोहम्मद ने कैसर को पैसे दिए थे, तावान पे करता रहा था इस काज के लिए कि भाई मुस्तफ़ा को आपने अपने पास कैद रखना है और इसे छोड़ना नहीं। अब जब सुल्तान मोहम्मद की वफ़ात हो गई तो अब इस वफ़ात के बाद क्या हुआ जी कि कैसर जो था उसके पास एक बहुत ही शानदार किस्म का मौका था, क्योंकि कैसर जो है वही समझता था कि अब अगर मुस्तफ़ा को आज़ाद किया जाए और इसकी मदद की जाए और इसकी मदद से अगर उस्मानी दोबारा से ये उस्मानी सुल्तान बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि क्योंकि इसकी मैंने मदद की थी तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी सल्तनत है, ठीक है, मेरी सल्तनत को इससे ख़तरा नहीं होगा और मेरी सल्तनत महफूज रहेगी। एक तो ये था। दूसरा, उसने क्या किया, मुस्तफ़ा के साथ एक मुआहदा कर लिया, एक ट्रीटी साइन की, और उस ट्रीटी के अंदर कुछ टर्म्स थी कि भाई अगर तुम कल को बादशाह बनते हो या सुल्तान बनते हो उस्मानी सल्तनत के, तो तुम इन टर्म्स के ऊपर जो है मेरे साथ, ये तुम्हारे साथ ट्रीटी मैंने साइन की है कि ये इलाके तुम मुझे वापस कर दोगे जो कि तुर्कों ने इससे पहले फतह किए हुए थे, और साथ में जो है तुम मुझे फेवर करोगे। तो कुछ इस तरह की टर्म्स जो थी, उन टर्म्स के ऊपर कैसर ने मुस्तफ़ा के साथ मदद की जो है वादा किया और उसे छोड़ दिया और उसे एक आर्मी दी और आर्मी दे के भेज दिया बगावत के लिए। अब मुस्तफ़ा ने क्या किया जी, बगावत शुरू कर दी, क्योंकि मुस्तफ़ा बायजीद का बेटा था। अब ओबियसली इसकी जो है वो पब्लिक में डिमांड तो थी कि जब ये पब्लिक में आया तो लोगों ने इसे सपोर्ट तो किया, लोगों की सपोर्ट मिली। तो दूसरी साइड पे जब बादशाह को ये बात पता चली, यानी कि सुल्तान को जब ये बात पता चली, सुल्तान मुराद को, तो सुल्तान मुराद सेकंड ने क्या किया जी, इसके अगेंस्ट में जो है वो अपने गवर्नर को भेजा कि भाई तुम इसको जाके रोको। तो अब इसके पास भी आर्मी थी, लेकिन जो मुस्तफ़ा है उसने क्या किया जी, उस गवर्नर को शिकस्त दे दी। अब ये एक बहुत बड़ी फतह थी मुस्तफ़ा के लिए, क्योंकि मुस्तफ़ा को एक बहुत बड़ा हुक्म मिला इससे। और ऐसे में क्या हुआ कि मजीद लोग जो है वो आके मुस्तफ़ा के साथ जो है वो जमा होना शुरू हो गए। अब ऐसे में जो है वो सुल्तान मुराद सेकंड को इशू का एहसास हुआ कि यार ये तो काफ़ी बड़ा इशू है, अब अगर मैंने खुद इसको रोका ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और ये बहुत बड़ी बगावत का सबब बन सकता है। ऐसे में जो है वो सुल्तान खुद मुकाबले के लिए आया, और सुल्तान मुकाबले के लिए आया तो ऐसे में जो है वो मुस्तफ़ा जंग के दौरान मारा गया और यहाँ पे जो है पहले पकड़ा और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो एक मामला था, ये मामला बगावत का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये सबसे पहला चैलेंज था सुल्तान मुराद सेकंड के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहे, ठीक है। रिवॉल्ट यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स की कि बैरूनी मामलात में और कहाँ से मामलात आए, क्या हुआ, तो अब ऐसे में कि जब देखिए एक साइड पर जब ये बात पता है सुल्तान को कि जो कैसर है उसने क्या किया, उसने सपोर्ट किया था मोहम्मद को। ऐसे में जो सुल्तान था उसको अब कैसर के ऊपर बहुत गुस्सा था, उसने फैसला किया कैसर के साथ जंग करने का कि भाई जो कैसर है ये बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो इसके साथ जंग की जाए। ऐसे में कैसर ने क्या किया जी, कैसर ने बाकी लोगों को उकसाना शुरू कर दिया, यानी वो जो सल्जोकी जो पीछे बैठे हुए थे एशिया माइनर के अंदर, एक तो उनको उकसाया और दूसरा एक और मुस्तफ़ा जो है वो बेटा था जो इसका, ठीक है, भाइयों का, तो उसको भी उकसाना शुरू कर दिया कि भाई तुम जो है वो ज़्यादा काबिल हो ताकि खुद को बचा सके। ऐसे में क्या हुआ कि बादशाह ने जो है सबसे पहला काम ये किया, सुल्तान ने जुनेवा के साथ जो है वो ट्रीटी साइन की ताकि जो है इनका अलायंस तोड़ा जा सके, क्योंकि जुनेवा जो है वो सपोर्ट करता था कैसर को। तो जाहिर बात है जब अब अलायंस यहाँ पे बना हुआ था तो उस अलायंस को यहाँ पे क्या किया, तोड़ दिया सुल्तान ने। अब कैसर जो है वो हो गया अकेला, तो बादशाह ने मूव किया और कैसर जो है वहाँ पे पहुँचा और कस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। कस्तुनतुनिया का मुहासरा हुआ, लेकिन ऐसे में क्योंकि कैसर पहले से, जैसे मैंने कहा कि सल्जोकों से बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने जो है वो एशिया माइनर के अंदर बगावत कर दी, जिसके नतीजे के तौर पर जो है वो कैसर के साथ फिर एक मुआहदा हो गया, क्योंकि अब वो वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था और मुआहदे के बाद वहाँ से वापस आ गया। तो इस तरह फिर से दोबारा से हम ये कह सकते हैं कि कैसर की जो है वो जान बख्शी हो गई और दोबारा से जो है वो उसकी सल्तनत को वहीं पर
मौजूद रही। लेकिन उसके बाद सुल्तान जो है वापस आया और जो बगावतें थी उन बगावतों को जो है वो कुचला और उन्हें सज़ाएँ दी और दोबारा से हालात को जो है वो नॉर्मल किया। यहाँ पे सील डाइन होगी। अब दूसरी साइड पे क्या हुआ जी कि जो सीरिया का बादशाह था उसने क्या किया जी, उसने रिवॉल्ट कर दिया। अब क्योंकि सीरिया जो है वो इस टाइम पे उस्मानियों के अंडर आ चुका था पहले से, ठीक है, तो अब सीरिया अंडर था, लेकिन जो सीरिया का नया बादशाह था उस नए बादशाह ने क्या किया जी, क्योंकि पुराना बादशाह जब मरा तो नए बादशाह ने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया, उस्मानियों को मानने से इनकार कर दिया। एक तो ये इशू सामने आया और दूसरा उसने क्या किया, सीरिया ने अलायंस बना लिया हंगरी के साथ, ठीक है, यानी हंगरी और सीरिया जो है वो दोबारा से एक हो गए। किसके खिलाफ? तुर्कों के खिलाफ, के तुर्कों के खिलाफ हमने निकलना है। ऐसे में सुल्तान ने क्या किया जी, सुल्तान ने उसी दौरान जो है वहाँ से वीनस पहुँचा और वीनस जाके सुल्तान ने क्या किया जी, एक शानदार किस्म की जो है फतह हासिल की और वीनस वालों को एक बहुत ही बुरी शिकस्त दी, बुरी शिकस्त या एक बहुत ही बैड टर्म्स के ऊपर शिकस्त दी, यानी कि ऐसी बातें उनसे मनवाई जो कि इतनी बड़ी स्टेट के लिए मानना बहुत मुश्किल थी, लेकिन सुल्तान की फतह इतनी शानदार थी कि उन्हें वो बातें मानना पड़ी, ठीक है, और ऐसे सुल्तान को कामयाबी मिली। उसके बाद सुल्तान मजीद यूरोप में जो है वो कुछ इलाकों को फतह किया, उसके बाद वापस हुआ। ये एक सुल्तान की एक शानदार किस्म की कामयाबी थी। लेकिन दूसरी साइड पर जो अलायंस था वो उसी तरह मौजूद था और वो जंग की तैयारियों में मसरूफ़ थे। ऐसे में एक और शख्स सामने आता है जी, और वो शख्स सामने आता है वो है जी जॉन हिनीडीज या फिर जॉन ह्युंडाई भी इसको जो है वो कहा गया। ये जो जॉन हिंडाई है इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो एक कॉमन राय है वो यही है कि ये जो हंगरी था, हंगरी का जो बादशाह था उसका नाजायज़ बेटा था। लेकिन बहुत से यूरोपियन हिस्टोरियंस जो हैं वो इसको सिर्फ हंगरी का नाजायज़ बेटा नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो जनरल था आर्मी का, और उसके बाद जो है इसने होल्ड संभाला और आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसने तुर्कों को शिकस्त दी एक जंग के अंदर, और उसके बाद ये हीरो बन गया, ठीक है जी। यानी जॉन हिनीडीज जो है, जॉन हिंडाई जो है, ये पूरे के पूरे यूरोप का हीरो बन के सामने आ गया क्योंकि इसने तुर्कों को शिकस्त दी थी। अब ऐसे में यूरोप जो कि उम्मीद छोड़ चुका था कि अब दोबारा से उसको कोई फ़ायदा हासिल होगा, ऐसे में जब उसने देखा कि जॉन हिनीडीज जो है वो एक नया शख्स सामने आया है, ठीक है, तो उसने क्या किया जी, उसने दोबारा से, यूरोप ने दोबारा से तैयारी शुरू कर दी जंग की और सपोर्ट करना शुरू कर दिया जॉन हुंडाई को, ठीक है, और हंगरी जो है, हंगरी की आर्मी में ये इसको लीड करना इसने स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि एक साइड पे जो है वो जंग की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और दूसरी साइड पे जो है वो हंगरी जो है वो मुकम्मल तौर पे जंग की तैयारियों में है कि अब उसने जंग करनी है। और उन्होंने क्या किया, बहुत से इलाके ऐसे जो है जो मुसलमान या उस्मानियों के पास थे उनको भी फतह करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता अपने रोब को और अपने असर को बढ़ाने के लिए। तो वो जो इलाके तुर्कों के कंट्रोल में थे वो दोबारा से वापस जाना स्टार्ट हो गए, जिससे क्या हुआ कि जॉन हिंडाई जो है उसकी इज्जत तो बढ़ती गई, लेकिन सुल्तान का जो रोब है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। ऐसे में क्योंकि इनको नफरत तो थी सुल्तान से या मुसलमानों से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट और प्लंडर मचाई और आर्मीनिया के अंदर खास करके 4000 तुर्कों को वहाँ पे शहीद कर दिया और बहुत ही बुरे तरीके से उनको जो है वो वहाँ पे शहीद किया गया। अब ये खबर सुल्तान के पास पहुँची। इसी दौरान जो है सुल्तान का जो अपना बेटा है अलाउद्दीन, वो भी जो है वो भी इस जंग के अंदर जो है वो शहीद हुआ। साथ में जो सुल्तान का दामाद था, ठीक है जी, दामाद जो है उसको भी क्या किया, उसको भी कैद में डाल दिया। अब सुल्तान के लिए डबल प्रॉब्लम्स, एक साइड पे बेटा शहीद हो गया, वो इंतहाई गम से निढाल, दूसरी साइड पे सुल्तान का दामाद जो है वो भी कैद हो गया, 4000 तुर्क जो है वो शहीद हो गए, तो सुल्तान बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। ऊपर से हुआ ये कि जो इनकिशारिया था उसने भी जंग के लिए सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप पीस जो है वो पीस डील साइन करें। इनकिशारिया यहाँ समझिएगा कि क्या है, इनकिशारिया वही जो जेनिसरी थी, ठीक है, जो यंग चेरी फौज जिसको हमने कहा था, उन्हीं की टॉप लेवल की जो लीडरशिप है, ठीक है, जो हुकूमत के डिसीजंस पे असरअंदाज होती है, वो इनकिशारिया कहलाई। और ये इनकिशारिया जो है इसी के डिसीजन से जंगें की जाती थी, लेकिन उन्होंने जंग करने से इनकार कर दिया ऐसे हालात के अंदर भी, क्योंकि वो पहले वीनस से जंग करके आ चुके थे, तो अब ये जंग नहीं चाहते थे। ऐसे में सुल्तान ने मजबूर होकर क्या किया जी, पीस डील जो है वो साइन कर दी। और उसके रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि बहुत सी जो स्टेट्स हैं वो आज़ाद हो गई। अब जो पीस डील साइन की गई उसके इंजे के तौर पे स्टेट्स आज़ाद क्यों हुई, ठीक है, इसलिए आज़ाद हुई कि ओबियसली अब जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो उस्मानी थे उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि अब जब जंग नहीं कर रहे थे और उनके इलाके भी फतह हो चुके थे तो ज़ाहिरी बात है कमज़ोर थे। ऐसे में जो टर्म्स थी, ठीक है, वो टर्म्स बहुत ही बुरी थी। वैसे ही जैसी टर्म्स के वीनस के जो फतह हासिल हुई थी तो मुसलमानों ने जो टर्म्स वहाँ सामने रखी थी, बिल्कुल वही टर्म्स जो है अब इन्होंने
उन्होंने सामने रख दी और उन टर्म्स के ऊपर जो है कुछ इलाकों को जो कि पहले तुर्कों के कब्जे में थे उनसे आज़ाद करवा लिया और कहा कि आपको टैक्स नहीं पे करेंगे। जिसमें जो है वलीशिया का जो इलाका था, यहाँ पे आप मैप के अंदर देखिए तो ये वलीशिया का इलाका है, ये भी तुर्कों के अंडर था, इसको जो है वो हंगरी के अंडर दे दिया इस ट्रीटी के अंडर, ठीक है। और ये जो ट्रीटी है ये 1444 के अंदर जो है ये ट्रीटी साइन हुई और 10 साल के लिए ये ट्रीटी थी कि भाई अगले 10 साल तक अब क्या होगा कि 10 साल तक हंगरी और टर्क जो हैं वो जंग नहीं करेंगे बल्कि सुलह ही रखेंगे, क्योंकि सुल्तान का असल पर्पस यही था सुलह रखना। तो 10 साल की टर्म तय हुई, गो के बहुत से इलाके इनसे वापस भी चले गए। अब ऐसे में सुल्तान पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी था और मज़ीद दुखी रहने लगा और सुल्तान ने फैसला किया जी गोशा नशीन होने का। सुल्तान ने क्या किया, तख्त नशीनी छोड़ दी और अपने बेटे को मोहम्मद खान जो है, ठीक है, उसको क्या किया, नया सुल्तान बनाया जिसकी उम्र उस टाइम पे सिर्फ 12 साल की थी। उसको सुल्तान बना के खुद सुल्तान जो है वो गोशा नशीन हो गया, यानी कि एक दूर दराज के इलाके में जाके सल्तनत के और वहाँ पे जाके उसने क्या किया जी, अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी खानकाह के अंदर, गोशा नशीन हो गया। अब जब नया सुल्तान था उसकी एज भी बहुत ज़्यादा कम थी और चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े थे। अब ऐसे में चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज क्या था कि जब हंगरी को ये बात पता चली कि भाई हंगरी या यूरोप को कि भाई बादशाह जो है वो गोशा नशीन हो चुका सुल्तान, तो ऐसे में उनके पास एक बहुत शानदार किस्म का मौका था कि वो दोबारा से उन इलाकों को फतह कर ले, कि उन्हें पता था कि 12 साल का जो बच्चा है ये हमें कैसे रोकेगा। तो ऐसे में उन्होंने जो है अभी 1 माह भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि वो जो ट्रीटी थी उसको तोड़ दिया और ट्रीटी तोड़ी और उसके बाद जंग की तैयारियां स्टार्ट कर दी और बहुत से जो इलाके थे और बहुत से शहर जो थे उनको फतह करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ऐसे में जो इनकिशारिया था, अब इनको भी होश आया, इन्होंने जाके सुल्तान से दोबारा से रिक्वेस्ट की कि सुल्तान आपको वापस आना पड़ेगा, अगर आप वापस नहीं आएंगे तो जो सल्तनत है वो हाथ से चली जाएगी और ख़ास करके जो यूरोप की फतूहात हैं वो सारी हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे वो दोबारा से जो है उन्होंने ट्रीटी तोड़ दी है और उसके नतीजे के तौर पर वो हमारे शहरों को फतह करना शुरू हो गए। ऐसे में सुल्तान मुराद भी वापस आया और आके जंग की तैयारियाँ शुरू कर दी कि भाई अब अगर ये जंग की ज़ुबान समझते हैं तो इनसे जंग ही की जाएगी। सुल्तान जो है वो जंग के लिए निकला जी और उसके बाद क्या हुआ कि जॉन हेनी डाई जो है उसके साथ जो है सुल्तान का मुकाबला हुआ। ऐसे में जो हंगरी का बादशाह था, ठीक है, हंगरी का बादशाह वो मारा गया, वो कत्ल हो गया उस जंग के मैदान के अंदर। और जो जॉन हुंडाई था, ये जॉन हुंडाई साहब जो हैं ये भी वहाँ से भाग गए, ठीक है। वो जो हीरो जिसको यूरोप मानता था और बहुत बड़ा हीरो था, इतनी फतूहात भी हासिल की थी, वो एक ही जंग के अंदर जब सुल्तान के सामने मुकाबला हुआ तो वहाँ से भाग गया, ठीक है। और एक बहुत ही शानदार किस्म की फतह जो है वो उस्मानियों को हासिल हुई यहाँ पे। उसके बाद जब सुल्तान वापस आया तो फिर उसने क्या किया जी, एक तो एक एम्पायर से एक्सपेंड हुई, तो वापसी पे उसने क्या किया, बोस्निया और सर्बिया के जो इलाके थे इनको दोबारा से जो है वो ओटोमान रूल के अंडर कर लिया। यहाँ आप मैप में देखिए तो ये है बोस्निया का इलाका और ये है सर्बिया का इलाका। तो ये इलाके जो कि उस ट्रीटी के टर्म के तौर पे जो है वो आज़ाद हुए थे, इनको दोबारा से सुल्तान ने जो है वो सल्तनत के अंदर जो है वो शामिल कर दिया। तो इस तरह से दोबारा से जो है वो सर्बिया और बोस्निया जो है वो सल्तनत का हिस्सा बन गए। सुल्तान वापस आया, सुल्तान ने देखा कि अब कोई जंग का ख़तरा नहीं, तो सुल्तान ने दोबारा से फ़ैसला किया गोशा नशीन होने का और दोबारा से मोहम्मद खान जो है उसको तख्त नशीन किया और वापस चले गए गोशा तन्हाई में। ऐसे में क्या हुआ कि दोबारा से प्रॉब्लम्स पैदा हो गई, यानी जो आर्मी थी, जो जेनिसरी थी, यंग चेरी फौज जिसको कहा गया, उसने रिवॉल्ट कर दिया, क्योंकि जब भी नया सुल्तान आता था तो ये यंग चेरी फौज बहुत ही लाडली फौज थी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो गई थी अब। तो ऐसे में इसने क्या किया जी, अलाउंसेस बढ़ाने के लिए जो है वो कहा कि अगर आप अलाउंसेस नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बगावत कर देंगे। तो सुल्तान को दोबारा से जो है वापस आना पड़ा, उसको वापस लाया गया और वापस ला के जो है फिर सुल्तान ने इनको बगावतों के ऊपर सज़ा भी दी और हालात ठीक हुए। इसी दौरान जो हेनी डेज था, ठीक है जी, यानी जॉन हुंडाई जो था, उसने दोबारा से जो है वो जंग की तैयारियां की और फिर वापस आ गया जंग के अंदर। और अगली बैटल हुई द बैटल ऑफ कोसोवो, ठीक है, या कुसवा की बैटल या कोसोवो की। फर्स्ट बैटल में जिक्र कर चुका हूं कि मुसलमानों को, उसमें भी तुर्कों को कामयाबी हुई। यहां पे भी जो सेकंड बैटल थी, ठीक है जी, कोसोवो की, वो भी एक बहुत ही शानदार किस्म की जंग थी। 3 दिन तक ये कोसोवो की बैटल चलती रही, ठीक है। इसमें जो है वो जॉन हुंडाई जो है वो एक साइड पे था और नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि दूसरी साइड पे जो है वो सुल्तान था और साथ में जो है सलीबी फौजें भी उसको सपोर्ट कर रही थी। तो क्रूसेड्स वर्सेस सुल्तान मुराद सेकंड ये मुकाबला था और नतीजे के तौर पे जो है सुल्तान को शानदार किस्म की जो है वो कामयाबी मिली और क्रूसेडर्स को एक बहुत ही बुरी जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह से दोबारा से सुल्तान को यहाँ पे कोसोवो के जो बैटल ग्राउंड है वहाँ पे 1448 के अंदर 1448 के अंदर जो है वो कामयाबी नसीब हुई। इसके बाद क्या हुआ जी, अल्बानिया का रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे नया किंग आया तो उसने वहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया, उसको वहाँ पे जो है उसकी सुनवाई की गई, उसको वहाँ पे रोका गया।
और इसी दौरान जो है वो सिकंदर बेग जो है इसने भी एक रिवॉल्ट किया। सिकंदर बेग भी एक्चुअली में जो है वो एक दूसरी स्टेट का शहजादा यानी कि भेजा गया था यहाँ पे ट्रेन होने के लिए, तो वो यहाँ पे ट्रेन होकर आया और उसके बाद उसने बगावत कर दी। तो उस बगावत को भी बाद में फिर खैर इस सुल्तान की ज़िंदगी में तो नहीं, लेकिन बाद में जो है उसके साथ बातचीत के थ्रू एक दो जंगें भी हुई, लेकिन सिकंदर बेग एक बहुत बेस्ट किस्म का वॉरियर था, ठीक है। इस वजह से इसने अल्बानिया को प्रोटेक्ट भी किया और फिर बाद में ये खुद भी सुल्तान बन गया, उसको इजाज़त दे दी सुल्तान ने सुल्तान बनने की। और सुल्तान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। इस तरह से सुल्तान मुराद सेकंड जो है उसकी वफ़ात हुई और बुरसा के अंदर जो है उसको दफनाया गया, या भरोसा के अंदर उसको दफनाया गया सुल्तान को। तो यूँ सुल्तान मुराद सेकंड जो है यहाँ पे उसका एरा भी जो है वो एंड होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सुल्तान है हमारे पास जी सुल्तान मोहम्मद ख़ान सेकंड, या फिर फ़ातेह कस्तुनतुनिया भी जो है वो इन्हें कहा जाता है, ठीक है, कि कस्तुनतुनिया को फ़तह जो किया वो सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने किया या सुल्तान फ़ातेह ने किया, ठीक है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि जितने भी बादशाह आए उन सब ने जो है उन सुल्तानों ने बादशाहों ने कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन जो कैसर था जो कस्तुनतुनिया का हुक्मरान था बहुत ही चालाक शख्स था, ठीक है। और वो जितने बदलते रहे आते रहे सब के सभी चालाक थे कि वो हमेशा से जो है वो मुआहदे करके बचते रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, ठीक है। अब जब मोहम्मद ख़ान सेकंड जो है वो तख्त नशीन हुए तो उस टाइम पे उससे पहले ये 2 बार तख्त नशीन हो चुके थे, क्योंकि लास्ट में हमने जब बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि भाई जब मुराद जो है वो तख्त नशीन हुए, लेकिन उसके बाद जब उनका दिल उकता गया उनकी बेटे की वफ़ात के बाद, तो उन्होंने क्या किया जी कि मोहम्मद को तख्त नशीन करवाया, फिर एक बार तख्त नशीन करवाया और वापस आए, फिर दूसरी बार तख्त नशीन करवाया। तो वो 2 मरतबा जो तख्त नशीन हुए तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तजर्बा भी हासिल हुआ। गो कि वहाँ की जो इनकिशारियाँ थी वो इतनी ज़्यादा कोई खुश नहीं थी, क्योंकि वो समझती थी कि शायद ये पहले भी 2 बार हुक्मरान रह चुके हैं, तो ऐसे में ये भी शायद अभी भी जो है वो इतने ज़्यादा कोई पावरफुल हुक्मरान ना हो। तो इसलिए इनको अपने आप को प्रूव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस टाइम पे इनकी एज थी जी 21 साल। सुल्तान मोहम्मद ख़ान सेकंड की एज 21 साल थी। ऐसे में क्या हुआ कि इनका एक और भाई था जो कि सरीबिया की जो सरीबिया का जो बादशाह था उसकी जो बेटी थी, ठीक है जी, उसके साथ जो है मुराद सेकंड की जो शादी हुई हुई थी, तो वहाँ से उसकी एक औलाद थी, बेटा था। तो वो बेटा सिर्फ 8 माह का था, उसको इनकिशारिया ने कत्ल करवा दिया। एक इल्ज़ाम ये लगता है कि भाई इन्होंने जानबूझ के कत्ल करवाया, गो कि ये उस टाइम पर ख़ुद जो है वो एशिया कोचक के अंदर जो है वो यानी एशिया माइनर के अंदर जो है वो मौजूद थे। तुर्की का जो एरिया है एशिया के अंदर वहाँ पे मौजूद थे, तो ऐसे में वहाँ पे एड्रिनोपल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन गो के फिर बाद में ये वहाँ पे गए और उन्होंने उस शख्स को जिसने कत्ल किया था उस छोटे बच्चे को, उसे जो है वो किसास के तौर पे उसे भी कत्ल करवा दिया जो आर्मी का हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी कि एशिया माइनर जो है वहाँ पे भी रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था यानी कस्तुनतुनिया था वहाँ पे भी एक नया बादशाह आया। तो उसने क्या किया जी, वहाँ पे जितने भी रिवॉल्ट्स थे एशिया माइनर के अंदर वो तमाम लोग जो कि बगावत करना चाहते थे उनकी मदद की और उन्हें बगावत पे उकसाया ताकि जो सुल्तान है उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा सकें। इसी दौरान एक शहज़ादा जो है और ख़ान नामी वो जो है वो कब्ज़े में चला गया कैसर के। अब जब कैसर के कब्ज़े में गया, ठीक है, कस्तुनतुनिया के कैसर के कब्ज़े में गया, तो उसने क्या किया जी, उसने कहा जी कि आप मुझे तावान देते रहेंगे, यानी मोहम्मद ख़ान को कहा कि भाई शहज़ादा जो है वो मेरे पास है, तो अगर आप मुझे तावान देंगे तो तावान के बदले में मैं इसे अपने पास कैद रखूँगा, अगर आप तावान नहीं देंगे तो मैं इसे आज़ाद कर दूँगा और ये आज़ाद होकर आपकी सल्तनत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ऐसा होता रहा, हमने देखा हिस्ट्री के अंदर। इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सुल्तान ने पहले तो वो जो एक अलाउंस लगा हुआ था उस अलाउंस को दिया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से उसने भेजा, यानी कि उसने अपनी तरफ से जो कैसर है उसने कोशिश की कि दुबाया जाए सुल्तान को और उसके ऊपर हावी हुआ जाए, तो उसने ज़्यादा की डिमांड की। जब उसने ज़्यादा की डिमांड की तो सुल्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अच्छा ये ऐसे बाज नहीं आएगा। तो सुल्तान ने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया जी सुल्तान ने, कि सुल्तान ने हंगरी के साथ क्या किया जी, एक मुआहदा कर लिया। अब जब हंगरी के साथ सुल्तान का मुआहदा हुआ, क्योंकि हंगरी के साथ मुआहदे का मतलब ये था कि हंगरी अगर सुल्तान ये जंग करता है कैसर के साथ तो हंगरी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो हंगरी के साथ 3 साल का जो है वो जंग बंदी का मुआहदा हो गया। और इसके बाद कैसर ने अनाउंस किया जंग का अनाउंस किया कि भाई कस्तुनतुनिया को फतह करना है और जंग की तैयारियां स्टार्ट हो गई। अब ये खबर जब कैसर तक पहुंची तो उसके होश भी उड़े कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो कैसर भी जो है वो बड़ी अफरा तफरी, पहले तो उसने बड़ी कोशिश की मनाने की, लेकिन सुल्तान का फैसला फाइनल था कि भाई अब जो है वो कस्तुनतुनिया को फतह होना ही होगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जितने 6 सुल्तान आए थे उन सब के दौर में जो है वो हर एक को प्रॉब्लम थी कैसर थे। कैसर क्योंकि बहुत तेज शख्स था, जो भी हुक्मरान आता वहां पे कस्तुनतुनिया के अंदर, ठीक है, तो कैसर तो टाइटल था, खैर, तो जो भी हुक्मरान
हुक्मरान आता, बादशाह बनता, तो वो आके क्या करता जी, तुर्कों के खिलाफ जो है वो साजिश करता। और बाकी तुर्कों ने भी बाकी सारा इलाका जो है वो फतह कर लिया था, लेकिन सिर्फ ये जो समंदर के किनारे एक शहर था, ठीक है, तकरीबन को 1.5 लाख की आबादी का, तो ये 1.5 लाख की आबादी का शहर अपनी मजबूती की वजह से, अपनी दीवारों की वजह से और अपनी लोकेशन की वजह से जो है वो अभी तक फतह नहीं हो पाया था। तो अब जो है इसका नंबर था। ऐसे में क्या हुआ, सुल्तान ने तैयारी की तो दूसरी तरफ से यूरोपियंस ने भी तैयारी की, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत मुकद्दस शहर था और बहुत पुराना रोमन एम्पायर के ज़माने से पहले का बिल्ड हुआ हुआ शहर था, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन जो है उनके लिए एक मजहबी फरीज़ा थी। तो दूसरी साइड पर सुल्तान भी जो है वो भी जो है उसने भी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी और ऐसे में जो है फायर मशीन का ऑर्डर दिया सुल्तान ने कि भाई फायर मशीन जो है वो तैयार की जाए। तो ये अरबान नामी जो एक शख्स है, इसने जो है फायर मशीन्स बनाई, जो कि हंगरी का रहने वाला था और जो कि पहले मुसलमान नहीं था, बाद में मुसलमान हुआ था। क्योंकि फायर मशीन्स खैर उस टाइम पे ऐसे काम करती थी कि भाई आप उनमें दिन से 5 से 6 गोले जो है वो सिर्फ बरसा सकते थे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि फिर उससे ज़्यादा गोले उनसे बरसाए नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो किलों की दीवारों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो इस तरह से क्या हुआ जी, फायर मशीन्स जो हैं उनको तैयार किया गया। दूसरी साइड से कैसर ने क्या किया कि जो इस टाइम पे चर्च टूटा हुआ था, यानी चर्च के 2 हिस्से थे, अभी प्रोटेस्टेंट्स का फिरका नहीं था, उससे पहले की बात है, ठीक है, तो चर्च फिर भी 2 हिस्सों के अंदर था कि जो रोमन कैथोलिक वाले थे वो कुछ और तरह की चीज़ों को फॉलो करते थे और जो बैजेंटाइन एम्पायर थे कुछ और तरह की, इसलिए सम टाइम ये कभी इकट्ठे होते और कभी नहीं। तो सुल्तान कैसर ने क्या किया, कैसर ने दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। उसने कहा भाई जैसा आप रोमन कैथोलिक के लिए कहते हो वैसा ही हम भी करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उसे ज़रूरत थी अलायंस की, तो उसने अलायंस वहाँ पे बिल्ड किया और सारे हुक्मरानों ने उसकी मदद की, भाई इस आखिरी जो इलाका है इसको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद क्या हुआ जी कि सुल्तान की जो आर्मी थी वो 70,000 के करीब थी। 70,000 की आर्मी ने सुल्तान ने लिया और 1453 के अंदर जो है वो मुहासरा शुरू कर दिया, ठीक है जी। 1453 के अंदर जो है वो ये आपको यहाँ पे जो शहर दिखाई दे रहा है कस्तुनिया का, तो इस शहर पे जो है वो मुहासरा हो गया। इसके बाहर वॉर में बहुत ज़्यादा पैशन था दोनों साइडों से। सुल्तान अपने साथ बहुत से औलिया जो है वो भी लेके आया हुआ था, जो कि दिन रात जो है वो दुआ करते थे सुल्तान की कामयाबी के लिए। और वैसे भी हदीस शरीफ के अंदर भी था कि भाई ये फ़तह होगा, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हर कोई चाहता था कि उसके दौर के अंदर ये फ़तह हो, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ कि वो औलिया भी जो है वो जोश करमाते मुसलमानों का यही हालात किले के अंदर थे कि वहाँ पर भी जो है वो चर्च फुल टाइम एक्टिव था और लोगों को जो है उन्होंने उकसाया कि भाई आपकी ये वॉर है, आपको इसमें जो है वो आगे बढ़ना है, अगर आप इसमें शहीद होते हो सीधा जन्नत में हो, इस तरह की, यानी दोनों साइडों पे वॉर पैशन हमें देखने को मिला और एक बहुत ही अजीब तरह का माहौल जो है वो सही वॉर का माहौल बना। और सुल्तान ने जो है वो अपना टेंट लगाया। मेन जो गेट था जी, उस गेट के सामने यहाँ पे ये आप देखते हैं सुल्तान का खेमा आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उनका खेमा लगाया। अब यहाँ आप शहर को ज़रा समझ लें ताकि आपको समझ आए कि फतह इससे पहले क्यों नहीं हुआ। देखिए ये एक पेनिनसुला है कि इसकी जो 3 साइडें हैं वो तो आपको सिंपल दिखाई देंगी कि वहाँ पर तो समंदर है, ठीक है, सिर्फ एक साइड जो है वो खुश्की है और यहाँ पर इस साइड पर भी, यहाँ पर भी उस्मानी मौजूद हैं, ठीक है, और इस साइड पे भी जो है वो उस्मानी मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ समंदर की साइड से उस्मानी इतने ज़्यादा स्ट्रांग तो थे नहीं कि यहाँ से अटैक कर सकते, और यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता था इंटर होने का, गोल्डन हॉर्न के अंदर। ये जो इलाका है इसको कहा गया गोल्डन हॉर्न, समंदर का इलाका। तो इस गोल्डन हॉर्न के अंदर दाखिल होने का इलाका था, लेकिन वहाँ पर भी चेन थी, इसका मतलब यहाँ से भी दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। बाकी यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त किस्म की फसील थी, दीवार थी कि यहाँ से भी दाखिल होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हर रोज़ यहाँ अटैक होते, हर रोज़ वहाँ पर दोनों साइडों से बमबारी होती, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। यहाँ एक खंदक भी मौजूद थी, ये आपको यहाँ पे ये पानी दिखाई दे रहा होगा, ये खंदक भी मौजूद थी इसकी दीवारों के बाहर, कि जब मुसलमान यहाँ पहुँचते और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तो ऊपर से तीरों से जो है वो उन्हें रोक दिया जाता और इस तरह से वो बहुत से मुसलमान वहाँ पे शहीद हो जाते। गो के जो मुसलमान थे, जो तुर्क थे, उनका जोश भी बहुत ज़्यादा दीदनी था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो दुनिया को फतह होता हुआ देख सके, इसलिए वो अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सुल्तान ने बहुत से तरीके आजमाए इसको फतह करने के लिए, बहुत से, कि भाई कोई तरीका शायद जो है वो करामत हो जाए और किसी तरह से जो है यहाँ से एंट्री हो जाए, लेकिन हर तरह से सुल्तान को नाकामी ही हुई। और जब किले के अंदर उन्होंने देखा कि बाहर उनको मुसलसल नाकामी हो रही है तो बहुत खुश हुए, उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी कि भाई ये जो है ये हमें फतह नहीं कर सकते, इस शहर को फतह किए बिना ही वापस जाएंगे। ऐसे में क्या हुआ कि सुल्तान पहले से ही, जो कैसर था, उसने शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो इकट्ठा तो करके रखा था कि भाई अगर उसे पीछे से कुमक नहीं भी मिलती, ठीक है, अगर उसे हेल्प नहीं भी मिलती तो शहर के अंदर इतना मौजूद होना चाहिए सब कुछ
कुछ खाने पीने के लिए, इतना फूड कि भाई वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। फिर भी यहाँ से शिप्स आती और फिर जब ये शिप्स आते तो ये चेन हटाते और वो उनकी हेल्प करते, जिस पे सुल्तान को एक दो बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और उसने अपने जो नेवी का हेड था उस नेवी के हेड को काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डांटा भी कि भाई यहाँ से क्यों कोई शिप जो है वो दाखिल होता है, क्योंकि अभी उस्मानी जो है वो नेवी के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे। उसके बाद क्या हुआ जी कि उसके बाद जब सुल्तान ने देखा कि यहाँ पे हालात नहीं बनते तो सुल्तान ने फिर क्या किया जी, एक और फैसला किया, अपनी स्ट्रेटजी बदली। यहाँ पे पुल बनाया गया इस गोल्डन हॉर्न के इस साइड पे, ये देखिए आपको यहाँ पे पुल दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। तो यहाँ पे उन्होंने पुल बना के अपने फौजियों को यहाँ इस साइड पर ट्रांसफ़र किया और इस साइड पर भी कैंप लगाना स्टार्ट कर दिए कि हम दोनों साइडों से अटैक करते हैं। अब यहाँ पर भी समंदर है और यहाँ पर भी समंदर है, बीच में ये खुश्की का टुकड़ा है। अब सुल्तान के पास आखिरी चारे के तौर पर, क्योंकि अब तकरीबन एक नाउमीदी है कि शायद ये फतह ना हो सके और दूसरी साइड पे अंदर जश्न है, तो सुल्तान के पास एक आखिरी कोशिश थी कि भाई सुल्तान यहाँ से अपने जहाज़ों को खुश्की के ऊपर लेके जाए और यहाँ से इस चेन से बच के गोल्डन हॉर्न के अंदर दाखिल कर दे, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो अगर यहाँ से अटैक किया जाएगा तो फतह के चांसेस बन सकते हैं। ऐसे में सुल्तान ने ये डिसीजन लिया और डिसीजन लेके रात के टाइम पे जो है यहाँ पे एक तो तख्ते तैयार करवाए, बहुत बड़े बड़े जो है वो तख्ते थे, ठीक है, लकड़ी के, उनको यहाँ पे रखा गया और इनको कश्तियों को यहाँ से घसीट के इसके ऊपर लाया गया, जो कि बिल्कुल भी किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था। लेकिन मुसलमानों का जोश इतना ज़्यादा था कि इनको यहाँ पे लाया गया और यहाँ से ला के जब सुबह जब कैसर को इस बात की खबर मिली कि मुसलमानों ने ये काम कर दिया तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। इसके नतीजे के तौर पर यहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गए। जब इस साइड से अटैक हुए तो उस टाइम पे अनाउंस कर दिया गया कि भाई अब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हम फाइनल बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक दिन पहले जो है वो सुल्तान ने अनाउंस कर दिया था कि कल जो है वो फाइनल बैटल होगी। अब जब कल फाइनल बैटल का कहा गया तो उसी दौरान जो है वो फिर पूरी रात जो है दोनों साइडों पे जो है वो तैयारियां होती रहीं और दोनों साइडों पे ही बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिला। नेक्स्ट डे जब सुल्तान हमला करने जा रहा था एक फाइनल अटैक, तो उससे पहले माना जाता है सुल्तान ने एक शख्स को यानी अपनी फ़ौज के एक आदमी को भेजा कि जाओ दुआ करवा के आओ, ठीक है, कि दुआ करवाओ कि हम फाइनल जो है वो करने लगे हैं, अटैक करने लगे हैं। ऐसे में इस साइड से भी अटैक किया गया, दूसरी साइड से भी अटैक किया गया। तो माना जाता है कि अचानक से क्या हुआ कि ये शख्स जब दुआ वाले के पास पहुंचा, जो अल्लाह के वली के पास पहुंचा, तो उस अल्लाह के वली ने सर उठा कहा कि कस्तुनतुनिया फतह हो चुका। तो उस शख्स को यकीन नहीं आया, लेकिन जब वो वापस आया तो देखा तो ये यहाँ फ्रंट से दीवार जो है वो गिर चुकी थी। तो ये माना जाता है कि कस्तुनतुनिया दुआओं के नतीजे के तौर पर फतह हुआ। यानी अब दो राय हैं। एक राय वो है कि जैसे अब कहा कि भाई सुल्तान का सेज बहुत अच्छा था, उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, इसलिए जब उसने यहाँ से समंदर में ये जहाज़ डाले तो यहाँ से दीवार गिरी और अंदर इंटर हुए। लेकिन फिर एक दूसरा जो स्कूल हमें देखने को मिलता है वो ये कहता है कि भाई यहाँ से दीवार गिरी और वो भी दुआ के नतीजे के अचानक से गिरी, क्योंकि वहाँ पे हमले तो हो रहे थे, ठीक है, लेकिन वो अचानक से दीवार गिरी, इसका मतलब वो दुआ से गिरी, तो इसका मतलब इसका फतह होना तय था और सुल्तान मोहम्मद खान सेकंड के दौर में ही फतह होना तय था, इसीलिए दीवार गिरी। तो खैर जिस तरह भी हुआ दीवार गिरी, यहाँ से सुल्तानी फौजी अंदर दाखिल हुई और कैसर मारा गया। और यहाँ पे ये जो है सेंट सोफिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे जो मस्जिद है आया सोफिया की, एक बहुत बड़ा चर्च था। इस चर्च में सबसे पहले जो है वो सुल्तान पहुंचा अपने साथ औलिया को लेके और यहाँ पे आके आज़ान दी और यहाँ पे आके जो है वो नमाज पढ़ी, ज़ोहर की नमाज अदा की। तो ये पहली नमाज थी जो कि इसके बनने के बाद यहाँ पे अदा की गई थी। उसके बाद हमने देखा कि भाई इसके ऊपर जब मॉडर्न टर्की था तो उसमें पाबंदी लगा दी गई थी 1923 के अंदर, ठीक है, और उसके बाद अब 2 साल पहले दोबारा से जो है इसके अंदर दोबारा से नमाज का आगाज़ किया गया है तुर्की के अंदर, ठीक है। तो खैर ये हाया सोफिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है और इसको शानदार तरह से जो है मस्जिद बनाया गया। बाकी किसी भी चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो ये जो इतना पुराना शहर था जो कि रोमन एम्पायर के ज़माने का जो है वो शहर मौजूद था और माना जाता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले जो है वो बिल्ड हुआ था। तो उस टाइम पे जो है ये यहाँ पे बिल्ड मौजूद था। इसको जो है मुसलमानों ने या तुर्कों ने फतह कर लिया था और ये एक बहुत बड़ी फतह और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मुसलमानों के लिए, ठीक है। और इस तरह से ये जो है एक बहुत बड़ा कारनामा भी था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ जी कि नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल अब जब कि कस्तुनतुनिया भी फतह हो चुका और यहाँ पे आप देखिए तो ये पूरे का पूरा एरिया अब जो है ये पूरे का पूरा एरिया यहाँ पे एशिया माइनर तो है ही है, ये एरिया पूरे का पूरा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन चुका है। ये पूरा एरिया अब सल्तनत उस्मानिया के अंडर है। तो अगले साल क्या किया सुल्तान ने जी, यूनान को भी जो है वो फतह कर लिया। जो यूनान है उसको भी यहाँ पे सुल्तान ने फतह किया। अब यहाँ पे देखिए ये वीनस है, यहाँ पे आ जाएं तो ये यहाँ पे यूनान आएगा, इसको फतह किया। उसके बाद क्या हुआ जी, तराबज़ोन का जो इलाका था इसको भी फतह किया, ये ईरान के अंडर था, ठीक है। अब ये जो है ये ईस्ट की साइड पे है, ठीक है।
एक फतूहात हो रही है यूरोप की साइड पे और दूसरी फतूहात की साइड हुई जो है वो ईस्ट की साइड पे हुई या एशिया की साइड पे भी यहाँ पे फतूहात का सिलसिला हुआ। तो यहाँ पे त्रिब्जोन का जो इलाका था इसको भी फतह किया गया। उसके बाद हंगरी के साथ एक वॉर हुई दोबारा से, ठीक है, और उसमें भी कामयाबी हासिल हुई। अब इसमें जो वॉर थी, क्योंकि हंगरी में अभी तक प्रॉब्लम था, क्योंकि जॉन हुंडियार्ड जो था वो अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या जॉन हेनी डेज जो था ये प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा था। तो लेकिन इस जंग के दौरान क्या हुआ कि ये जो है वो शदीद किस्म का ज़ख्मी हुआ और उसके ज़ख्मों की वजह से 30 दिन के बाद वो जो है वो मर गया। तो इस तरह से इस शख्स से तो जान छूटी। इसके बाद क्या हुआ जी, सुल्तान ने क्या किया कि सुल्तान ने अहमद कैदूक, ये अहमद कैदूक एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का जनरल था सुल्तान का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वॉरियर भी था, इसको इटली भेजा कि भाई तुम जाओ, जाके इटली में जो है उसको फतूहात का सिलसिला जो है वहाँ तैयार करो, वहाँ पे सेज करो। जबकि सुल्तान का अपना इरादा भी यही था कि भाई वो भी वहाँ पर वापस दोबारा से जो है अहमद कैदूक को ज्वाइन करेगा और इटली को फतह किया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में इटली को फतह करने का इरादा किया गया, लेकिन उससे पहले सुल्तान जो है उसको क्रीमिया से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े नॉर्थ की साइड पे। तो वहाँ से दोबारा जो है नॉर्थ की साइड पे क्रीमिया को जो है फतह किया गया सबसे पहले। क्रीमिया को फतह करने के बाद जो है उसी दौरान अहमद कैदूक जो था, इस अहमद कैदूक ने क्या किया, वीनस और इटली के जो शहर थे उनको फतह किया। अब कुछ इलाके जो साहिल समंदर के किनारे थे उनको, यानी कि अहमद कैदूक ने क्या किया, वीनस और इटली के इलाकों को फतह कर लिया और ये बहुत बड़ी फतह थी। और वहाँ पर अपनी फ़ौज लेके इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि अब जब सुल्तान वहाँ पहुँचेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पूरे के पूरे इटली को जो है वो फतह किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। ये इरादा था सुल्तान का। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि सुल्तान जो है वो इटली के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ही जो है वो सुल्तान की डेथ हो गई। अब एक उस्मानियों के अंदर एक बीमारी थी, ठीक है, एक फोड़ा उन्हें निकला करता था और हर सुल्तान जो है माना जाता है कि उसको उसी फोड़े की वजह से उसकी जो है वो डेथ हुई, कि किसी न किसी मकाम पे फोड़ा जो है वो तंग करता था, उसके नीचे के तौर पे उनकी जो है वो इंतकाल हो जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम था इनका, तो सुल्तान जो है वो उसकी डेथ होगी और सुल्तान को इटली को जो है वो फतह करने का या यूरोप को मज़ीद फतह करने का मौका नहीं मिल सका। अगर सुल्तान की बात की जाए तो एक बहुत ही ब्रेव सुल्तान था, बहुत ही रिलीजियस था और ये माना जाता है कि सुल्तान, बहुत सी ऐसी मैंने कहा जैसे मिथ्स हैं कि भाई सुल्तान जिस साल पैदा हुआ उस साल जो दरख्त थे उन्होंने फल बहुत ज़्यादा दिए, कुछ लोग ये मानते हैं। कुछ ये मानते हैं कि जो जानवर थे उन्होंने बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा किए। कुछ ये मानते हैं कि दिन के टाइम पर जो है वो सितारे दिखाई दिए, जिससे पता चला कि भाई अब जो है ये कोई बहुत ही ऐसा शख्स पैदा होने लगा है जो कि कस्तुनतुनिया को फतह करेगा। पहले ही कुछ लोगों ने यानी बिशारतें देना शुरू कर दी थी, कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। तो ये सुल्तान के बारे में कहा जाता है। तो बहुत ही मजहबी था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फतूहात हासिल की और सबसे बड़ी फ़तह कस्तुनतुनिया की जो है वो फ़तह हासिल हुई मुसलमानों को और तुर्कों को, कि वहाँ पे उसके बाद जो है वो आज तक वो तुर्कों का हिस्सा है और मुसलमानों की वहाँ पे हुकूमत मौजूद है। ये इतने पुराना जो एक शहर था वो भी फ़तह हो गया। तो यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद ख़ान सेकंड को भी हम करते हैं एंड और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सुल्तान की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं जी सुल्तान बायज़ीद सेकंड की, ठीक है, और देखते हैं कि बायज़ीद सेकंड का जो दौर है वो किस तरह का रहा। अब देखिए बायज़ीद सेकंड का दौर ऐसा नहीं कि एकदम से स्टार्ट हो गया, बल्कि ये दौर जो है वो जंगों से इसका आगाज़ हुआ। जंगों से क्यों इसका आगाज़ हुआ कि सुल्तान महमद जो है, ठीक है जी, सुल्तान महमद या सुल्तान मोहम्मद ख़ान सेकंड जो है, जब उसकी वफ़ात हुई तो उस टाइम पे दो बेटे जो है वो तख्त के काबिल थे। एक साइड पे जो है वो जमशेद था, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो बायज़ीद था। अब दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल थे। जो बायज़ीद था वो बड़ा था, बड़ा बेटा, यानी कि उसकी एज थी 35 साल और वो उस टाइम पे जो है वो गवर्नर था एशिया माइनर के इलाके का, ठीक है, एशिया कोचक या एशिया माइनर के इलाके का गवर्नर था। दूसरी साइड पे जो जमशेद था ये इस टाइम पे क्रीमिया का गवर्नर था और क्रीमिया, और इसकी उम्र थी 22 साल की। अब दोनों ही शहजादे थे, दोनों का ही हक था सल्तनत के ऊपर। ऐसे में जो है क्या हुआ कि जो जमशेद है ये क्या, इसने क्या किया जी, अब जो यहाँ पे सपोर्ट थी, यानी कि दोनों की सपोर्ट 50-50 थी। आधे लोग जो है वो जमशेद को सपोर्ट कर रहे थे, आधे बायज़ीद को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई दोनों में से, और तो दोनों को ही जिनके फॉलोअर्स थे उन्होंने फ़ौरन से पहले खतूत लिख के भेजा कि भाई फ़ौरन से पहले पहुँचो यहाँ पे एड्रियानोपल, ठीक है, और एड्रियानोपल पहुँच के वहाँ पर जो है क्या करो जी, तख्त नशीनी की आपकी रस्म हो। तो ऐसे में दोनों के पास ही खतूत पहुँचे।
तो जो अहमद पाशा था, अहमद पाशा वज़ीर था एक्चुअली में, ठीक है, ये वज़ीर या वज़ीर आज़म जो था, तो अहमद पाशा जो है वो सपोर्टर था जमशेद का। वो ये चाहता था कि जमशेद जो है वो तख्त नशीन हो, और वो ये चाहता था कि ये ख़बर जो है जमशेद के पास पहले पहुँचे, कि वो फ़ौरन से पहले एड्रियानोपल पहुँचे, बायज़ीद के पास न पहुँचे। तो ऐसे में जो है उसने कोशिश की कि किसी तरह से बायज़ीद के पास ख़बर न पहुँच सके। जब ये बात जो है वो पता चली जेनिसरी को, ठीक है, या यंग चेरी आर्मी को, तो उन्होंने क्या किया, अहमद पाशा को कत्ल कर दिया, क्योंकि जो यंग चेरी आर्मी थी वो बड़े बेटे की सपोर्ट में थी, यानी वो ये चाहती थी कि बायज़ीद जो है वो हुक्मरान बने। ऐसे में अहमद पाशा जो है जो वज़ीर था वो कत्ल हो गया। तो दूसरी तरफ क्या था जी, जो अहमद कैदूक था, जिसका हमने जिक्र किया था कि बहुत ही काबिल शख्स था और जो कि इटली को फतह करने के लिए भेजा हुआ था, जब उसके पास खबर पहुंची कि भाई इस तरह से जो बादशाह है वो तो उसकी तो वफात हो गई, तो इसका मतलब अब उसको भी वहां से आना था कि जब तक नया बादशाह आएगा उसकी जो है सबसे पहले तो उसके हाथ पे बैत होगी, और उसके बाद जब उसे हालात बताए जाएंगे कि भाई हम इटली को फतह करने निकले हैं और ये हालात हैं, इजाज़त मिलेगी तब फतूहात होंगी। तो वहाँ से अहमद कैदूक भी जो है वो इटली से निकला और एड्रियानोपल पहुंचा। उसने यहाँ पे आके बायज़ीद को सपोर्ट किया। तब तक बायज़ीद के पास खबर पहुंच चुकी थी और बायज़ीद भी जो है वो एड्राइन या एड्रियानोपल जो है वो पहुंच चुका था। इस तरह से जो है बायज़ीद जो है उसको तख्त नशीन करवाया गया। अब लेकिन तख्त नशीन तो हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जमशेद जो है वो सुकून से बैठ गया, बल्कि जमशेद ने क्या किया, बगावत स्टार्ट कर दी। उसने अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी और क्रीमिया के अंदर उसने बगावत की और आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो एशिया कोचक के इलाके हैं उनको फतह करना शुरू कर दिया, यानी फतूहात का सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसे में क्या हुआ कि सुल्तान ने उसके खिलाफ आर्मी भेजी और जमशेद जो है उसको शिकस्त हुई। अब जब जमशेद के खिलाफ जब जंग हुई तो जमशेद को शिकस्त हुई, तो वो वहाँ से इजिप्ट भागा अपनी माँ और अपनी बीवी को लेके। अब ज़रा आप यहाँ पे समझिएगा कि जमशेद जो है वो उसको जब शिकस्त होती है तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है जी सबसे पहले शाम, और वहाँ से शाम से होते हुए वो मिस्र पहुँच जाता है। ठीक है, अब ये जो शाम और मिस्र का जो इलाका था ये सारे का सारा ममलूक एम्पायर के अंडर था। ठीक है, ममलूक एम्पायर या ख़ानदान ग़ुलामा जिन्हें कहा गया, जो कि हमने इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर उनका जिक्र किया था, लेकिन उनकी हुकूमत यहाँ पे भी ममलूक एम्पायर यहाँ पे भी थी। तो वो ममलूक एम्पायर जो है बहुत ही तगड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एम्पायर थी। ठीक है, बहुत ही शानदार किस्म की एम्पायर थी। तो वो क्योंकि ये जो ममलूक थे एक्चुअली में इन्हें अब्बासियों की बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी, यानी जो अब्बासी खलीफा था वो अब्बासी खलीफा मिस्र के अंदर था, पहले तो बगदाद के अंदर था, लेकिन जब बगदाद में हालात ख़राब हुए तो अब्बासी खलीफा वहाँ से शिफ्ट होकर मिस्र पहुँच गया। तो इसका मतलब ये है कि अब खिलाफत भी जो है वो ममलूकों के पास ही थी और वही प्रोटेक्ट कर रहे थे इस खिलाफत को जो बराए नाम ही थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जमशेद जो है वहां से भागा और सीधा मिस्र चला गया और वहां से मदद मांगी। अब मिस्र ने क्या किया, यानी कि ममलूकों ने क्या किया, जमशेद को फुली सपोर्ट किया और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से बायज़ीद को खत किताबे के थ्रू बताया जाए कि भाई तुम जमशेद को इसका हिस्सा दो। लेकिन बायज़ीद को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने ममलूकों कहा कि आप क्यों इसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ममलूकों ने जमशेद को क्या किया जी, एक आर्मी भी दी और जमशेद वो आर्मी लेके यहाँ पहुंचा और उसकी जब दोबारा से जंग हुई, उस जंग के नतीजे के तौर पे दोबारा से जमशेद को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार क्या हुआ कि जमशेद बजाय इसके कि वापस मिस्र जाता, उसने क्या किया जी, मिस्र वापस जाने के बजाय उसने फैसला किया यूरोप जाने का। उसने सोचा कि अगर मैं यूरोप में चला जाऊंगा तो वहाँ पे जो ईसाई हैं वो मेरी मदद करेंगे और उनकी मदद से मैं ये हासिल कर लूँगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हुकूमत भी, कैपिटल भी यूरोप के अंदर ही था उस्मानियों का। इसका मतलब उसने ये सोचा कि अगर यूरोप के अंदर जाऊँगा तो वहाँ से आसानी से फतह होगा एज़ कम्पेयर टू कि मैं मिस्र इतने दूर जाके बैठ जाऊँ। लेकिन उसकी बीवी और बेटी वहीं पर मिस्र में ही मौजूद थे। अब जमशेद साहब के साथ क्या हुआ जी कि जमशेद जो है जब वहाँ से यूरोप पहुँचा तो यूरोप में क्या हुआ कि जमशेद को हाथों हाथ लिया, यानी कि वो तो बहुत खुश थे कि भाई एक शहज़ादा, उस्मानी शहज़ादा हमारे पास आया और ये बहुत बेहतरीन मौका है उससे फ़ायदा उठाने का। उन्होंने क्या किया जी, यूरोपियंस ने जमशेद को शहर से, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से दूसरे शहर घुमाया, लेकिन घुमाया आज़ाद नहीं बल्कि कैदी बना के घुमाया। जी हाँ, जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन हुक्मरान, उन्होंने क्या किया जी, जमशेद को कैद कर दिया और जमशेद को कैद करके उसकी सेफ्टी के लिए कि भाई किसी तरह से उस्मानियों से दोबारा वापस ना हासिल कर लें या कत्ल ना करवा दें, उसे एक शहर से दूसरे, दूसरे से दूसरे। यहाँ आप मैप के अंदर देखिए तो यहाँ कोई इलाका ऐसा नहीं कि जहाँ जो है वो इसे लिए ना घूमे हो, हर इलाके में से लिए घूमे। एंड में फ्रांस में एक बहुत अरसा, लंबा अरसा यहाँ पे फिर जमशेद ने गुजारा। ठीक है, यानी जमशेद अब खुद जो है वो जो हुकूमत की तलाश में था, जो सल्तनत करना चाहता था, उसे यहाँ पे कैद कर लिया गया। लेकिन दूसरी साइड पे क्या हुआ कि इन्होंने, जो यूरोपियंस थे, इन्होंने क्या किया, ईसाइयों ने इन्होंने ख़त लिखे, 2 ख़त लिखे। एक ख़त जो है वो इसकी माँ और वालदा को लिखा मिस्र के अंदर कि भाई तुम अगर मुझे तावान नहीं भेजोगी तो हम जमशेद को कत्ल कर देंगे। ठीक है, दूसरा ख़त लिखा इन्होंने जी बायज़ीद सेकंड को,
कि भाई अगर तुम जो है वो हमें तावान नहीं दोगे तो हमें इसे आज़ाद कर देंगे और उसके नतीजे के तौर पे ये तुम्हारी सल्तनत के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ऐसे में बायजीद ने भी जो है वो तावान की रकम अदा करना शुरू कर दी प्रॉपरली, ठीक है। और इसी तरह से मिस्र में उसकी वालदा जो है उन्होंने भी और बीवी ने भी एक रकम अदा करना शुरू कर दी, यानी कि अब जो ईसाई थे उनके दोनों साइड से मौजें लग गई। एक बहुत बड़ी रकम बायजीद भी उन्हें दे रहा है इसको ना छोड़ने के लिए, और दूसरी साइड पे जो है वो उसकी बीवी और बेटी भी उसकी जो माँ जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी रकम दे रही है, और ईसाई उसे शहर से शहर शहर से शहर घुमाते जा रहे हैं। गो कि अब उसे जमशेद को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किन से मदद लेने आया था। फिर खैर एट दी एंड क्या हुआ, एक लंबे अरसे के बाद फिर जो है वो जमशेद को आखिर बायजीद कत्ल करवाने में कामयाब हो गया। माना जाता है कि हजाम जो है उसकी मदद हासिल की गई, और हजाम की मदद से जो है वो हजाम ने एक जहर वाला उस्तरा जो है उसकी शेव की और उस तरह उसके बाल वगैरह सेट किए, तो वो जहर उसकी बॉडी के अंदर गया और कुछ खाने मिला के दिया, तो इस तरह से जमशेद की वफात हो गई। लेकिन वो जो है उसके पीछे हाथ जो था वो बायजीद का ही था। इस तरह से बायजीद के लिए प्रॉब्लम ये एक काफ़ी लंबा अरसा चलती रही, लेकिन एट दी एंड ख़त्म हो गई। अब इस पूरे के पूरे सीजन का नतीजा क्या हुआ कि एक अनारकी रही, यानी बायजीद सेकंड के दौर के दौरान एक अनारकी जो है उस स्टेट के अंदर मौजूद रही। एक तो ये इम्पैक्ट हुआ, दूसरा क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो मिस्र था उसके साथ हालात कशीदा हो गए, यानी वहाँ अब्बासी खलीफा भी मौजूद थे, मिस्र में ममलूक भी थे, और ममलूक भी बहुत ही वो भी सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते थे और बहुत ही ज़्यादा जो है वो शरीयत के पाबंद थे। ममलूक भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस्मानी शरीयत के पाबंद थे, तो वो भी शरीयत के पाबंद थे, लेकिन उनके साथ भी इनके हालात जो है वो ख़राब हो गए। ऐसे में इसके नतीजे के तौर पे यूरोप का कुछ एरिया भी इनके हाथ से चला गया, क्योंकि अब जाहिर बात है अब यूरोपियंस जो है वो उनसे अपनी टर्म्स जो है वो डील करवा रहे थे कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम जमशेद को छोड़ देंगे। तो इसलिए बहुत से इलाके यूरोप के अंदर से भी सुल्तान बायजीद सेकंड के हाथ से निकले, तो ये सुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, ठीक है। उसके बाद जो अहमद कैदूक था इसको भी सुल्तान ने कत्ल करवा दिया, क्योंकि अब सुल्तान बायजीद के बारे में ये कहा जाता है कि सुल्तान बायजीद जो है ये शराब का रसिया था और हुक्मरानी को ज़्यादा प्रेफर करता था, ठीक है। दोनों राय मौजूद है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि शराब का रसिया था, एक मानता है नहीं था, बल्कि वो भी एक नेकसियत हुक्मरान ही था, नरम दिन हुक्मरान था। तो दूसरी साइड पर अहमद कैदूक एक बहुत ही शानदार किस्म का जनरल था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो ये जब भी मशवरे देता तो सुल्तान को बहुत बुरा लगता, ठीक है। तो ऐसे में इसने क्या किया जी, अहमद कैदूक को काफ़ी बार कत्ल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, और एट दी एंड फिर इसने क्या किया, अहमद कैदूक के जितने भी सपोर्टर्स थे उन सपोर्टर्स को दूर दूर जो है उनकी ट्रांसफर की, और जब अहमद कैदूक अकेला हुआ तो उसके नतीजे के तौर पे सुल्तान ने अहमद कैदूक को भी कत्ल करवा दिया कि भाई ये जो मुझे मशवरे देने वाला शख्स है ये कम से कम खामोश हो जाए। इसी दौरान फिर रशिया के साथ जो है पहली बार रिलेशंस जो है वो बिल्ड हुए उस्मानियों के, और उस्मानियों ने जो है वो अच्छी टर्म्स के साथ रशिया के साथ आगाज़ किया। दूसरी साइड पे शाह सफ़ी जो है, ठीक है, उसके साथ सुल्तान के कुछ हालात जो है वो कशीदा हुए, क्योंकि शाह सफ़ी जो है वो ये चाहते थे कि जो इलाका ट्रेबजोन का जो इलाका है, ठीक है, जो फ़तह हुआ था और जो मोहम्मद सेकंड ने फ़तह किया था, जो लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इलाका वो चाहता था ईरान के पास रहे, ठीक है, क्योंकि वो शिया इलाका था, और दूसरा वो ये चाहता था कि वो किसी सूरत भी तुर्कों के पास न जाए। तो दूसरी एक साइड पे जो इस्माइल सफ़ी था उसकी भी एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, और दूसरी साइड तुर्कों की भी बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो बीच के जो इलाके हैं हमेशा से जो बफर जोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो ये इलाका जब तुर्कों के कब्जे में आया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। और प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि यहाँ पे अब सुन्नी इस्लाम की तरवीज होगी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर यहाँ पे भी ईरान के अंदर भी सुन्नी इस्लाम की तरवीज होती है तो शाह सफ़ी की सीट जो है उसको ख़तरा होगा, क्योंकि शाह सफ़ी खुद जो है वो शिया सूफीज़म से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। यानी जो शाह सफ़ी थे उन्हीं के दौर में ईरान जो है उसमें बहुत ज़्यादा शिया मज़हब फैला, और ये शियों के अंदर जो है वो तरीक़त के ऊपर चलते थे, यानी कि शरीयत में तरीक़त में एक उनके पीर थे, ठीक है। अपनी पीरी मुरीदी के ज़रिए ही अपने मुरीदैन को ही उन्होंने अपनी ताकत बनाया और अपनी मुरीदैन को ही आर्मी में कन्वर्ट किया और एक हुकूमत की बुनियाद रखी, और एक बहुत ही शानदार और बड़ी हुकूमत की बुनियाद शाह सफ़ी ने ईरान के अंदर रखी थी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे बायजीद से, या ख़ास करके उस्मानियों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। क्यों? क्योंकि एक साइड पर शिया हुकूमत थी, दूसरी साइड पर सुन्नी हुकूमत थी। तो जाहिर बात है सुन्नी शिया दोनों नहीं चाहते थे कि उनके इलाकों में इनका इन्फ्लुएंस पैदा हो। इन्फ्लुएंस पैदा होने का मतलब यही था कि उनकी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाएगी, क्योंकि अगर तुर्की के अंदर देखिए मानिए सुन्नी अगर वहाँ पे शिया आहिस्ता आहिस्ता होल्ड पकड़ते हैं तो इसका मतलब शिया तो सपोर्टर होंगे ईरान के या शाह सफ़ी के, इसका मतलब वहाँ पे जो उस्मानी सुल्तान हैं उनको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे सुन्नी ईरान के अंदर फैलेंगे तो उसका मतलब वो किसके सपोर्टर होंगे, या तो ममलूक के होंगे या उस्मानियों के होंगे, उससे ईरान को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए दोनों नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर जो त्रेबजोन का इलाका था जो फतह हुआ था तो
उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। शाह सफ़ी को चाहते थे कि ये वापस उनके पास आए, तो उन्होंने क्या किया, एक और भी काम किया कि उन्होंने शिया मज़हब को आहिस्ता आहिस्ता तुर्की के अंदर तरवीज करना शुरू कर दिया। यानी बहुत से लोगों को जो है वो वहाँ भेजा तुर्की के अंदर मुख्तलिफ इलाकों पर, और उन मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने तुर्की के अंदर जो है एशिया माइनर का जो इलाका था यानी एशियाई कोचक का, उस एशियाई कोचक के इलाके के अंदर जो है वो शिया मज़हब की तरवीज शुरू कर दी, और नतीजे के तौर पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग उनके फॉलोअर भी बनना स्टार्ट हो गए आहिस्ता आहिस्ता। और 33 साल का ये एरा जो है वो रहा सुल्तान बायजीद खान सेकंड का, जिसमें कोई भी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकी। ठीक है, ये सफ़ी का, शाह सफ़ी का और उस्मानियों का जो अभी इशू है ये आगे मज़ीद चलेगा, इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, तीन बेटे थे सुल्तान बायजीद सेकंड के, एक अहमद था, दूसरा कारकोद था और तीसरा सलीम था। अब जो सुल्तान था वो ये चाहता था कि अहमद जो है उसके बाद तख्त नशीन हो। ठीक है, तो सुल्तान की सपोर्ट अहमद की तरफ थी, लेकिन अब सुल्तान की एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इंकिशारिया ये चाहता था कि सुल्तान की कोई अचीवमेंट भी नहीं, तो सुल्तान खुद ही जो है वो तख्त नशीनी से उतर जाएं और नए बादशाह को तख्त नशीन करवा दें। ऐसे में जो है वो सलीम के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, तो सलीम क्योंकि बहुत ज़्यादा काबिल था, वॉरियर था, बहुत नाम था सलीम का, तो सलीम जो है वो नया इंकिशारिया की सपोर्ट के साथ नया बादशाह बन के बैठा, और जो बादशाह है बायजीद सेकंड वो थ्रोन से उतर गया। माना जाता है वो जब तख्त नशीनी से उतरा और उतर के जब वापस जाने लगा, यानी कि वो अब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा था, तो वहीं पे उसकी रास्ते में जो है वो उसका इंतकाल हो गया। ठीक है, और उसकी वहाँ पे मौत होगी। तो इस तरह से ये सुल्तान बायजीद सेकंड जो है इसका एरा भी यहाँ पे एंड होता है 1512 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले सुल्तान की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी सुल्तान सलीम। ठीक है, और सुल्तान सलीम जो है वो 1512 के अंदर जो है वो तख्त नशीन होते हैं, और देखते हैं कि अब सुल्तान सलीम जो है उनके क्या क्या कारनामे रहे। सुल्तान सलीम आप मान लीजिए कि सबसे शानदार जो हुक्मरान गुजरे हैं सल्तनत उस्मानिया के, उनमें से एक हुक्मरान थे। गो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इल्ज़ामात भी लगते हैं, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही जो है वो जंगें लड़ी हैं, तो जिस वजह से माना जाता है कि इससे पहले जितने भी हुक्मरान आए, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया के, उन सब का जो रुख था वो यूरोप की तरफ था। उन्होंने जितनी फतूहात की वो यूरोप की तरफ की, सिवाय एक दो फतूहात के जो कि मुसलमानों के इलाकों की तरफ हुई। लेकिन सुल्तान सलीम का टोटली रुख जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर था, और इन्होंने जो फतूहात की वो सारी की सारी जो है मुसलमान इलाकों की तरफ ही थी। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि उन्होंने अपने ही मुसलमान भाइयों का जो है वो खून बहाया। गो कि ये इल्ज़ाम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एज ए हुक्मरान अगर हम बात करें तो हुक्मरानों के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान सलीम जो है वो सबसे शानदार हुक्मरान गुजरे सल्तनत उस्मानिया के अंदर। ठीक है, अब उस साइड पे आप देखिए कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था सुल्तान सलीम के लिए, कि वो था तख्त नशीनी का, कि अब जब तख्त नशीनी हो गई तो उस टाइम पे क्या हुआ जी, बगावतें स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो दो भाई थे वो भाई बगावतों में लगे हुए थे, और वो ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह से सुल्तान सलीम से हुकूमत हासिल की जाए। इसलिए सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो अहमद है उसके साथ वॉर हुई, तो अहमद के साथ वॉर के नतीजे के तौर पे अहमद को शिकस्त हो गई। अहमद को जब शिकस्त हुई तो उसने जो अपने दो बेटे थे उनको बचाने के लिए उनको ईरान भेज दिया, और ईरान में कहाँ भेजा जी, ईरान में सफ़ी हुकूमत के पास भेज दिया कि भाई जाओ वहाँ पे जाके परवरिश हासिल करो। हालांकि जो सफ़ी हैं, ठीक है, इस्माइल सफ़ी जिनका हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, वो इस टाइम पे दुश्मन बने हुए हैं किसके जी, तुर्कों के। ठीक है, इस तरह, और तुर्क सुल्तान भी जो है वो सफ़ियों के दुश्मन बने हुए हैं। ये अभी इशू चल रहा है त्रबज़ोन के इलाके के ऊपर, जिसका हम लास्ट में जो है वो जिक्र कर चुके हैं। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे भेजा कि भाई वहाँ से सपोर्ट हासिल करके किसी तरह से मैं दोबारा पावर में आ सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ जी, जो दूसरा भाई था करकोद, इसको भी जो है वो शिकस्त दी गई, अचानक से इसके ऊपर अटैक किया गया और इसको कत्ल कर दिया गया। ये जो कत्ल का सिलसिला है इसको यूँ समझिए कि जब भी कोई शहज़ादा जो है वो सुल्तान बनता है, देखिए आप इसको यूँ समझ लें कि जब अगर आप सुल्तान के घर में पैदा हुए हैं या बादशाह के घर में, तो आपको अब द बेस्ट ही होना पड़ेगा। अगर आप द बेस्ट नहीं हैं तो नतीजे के तौर पे जो द बेस्ट होगा वो बनेगा बादशाह। अब जब वो बादशाह बनेगा तो बाकी अगर आप कम हैं, आप उसमें इतने ज़्यादा काबिल नहीं हैं, तो आपको कत्ल ज़रूर किया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? क्योंकि कल को आप सल्तनत के वारिस हैं, आप कल को खड़े हो सकते हैं, बगावतें कर सकते हैं। और यही सिलसिला जो है वो उस्मानियों के अंदर शुरू हो चुका था कि जो भी बादशाह बनता सबसे पहले वो क्या करता, अपने भाइयों को जो है वो कत्ल करवाता, ताकि वो इनकी तरफ से किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करे और वो बिल्कुल फ्री होकर जो है वो हुकूमत कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बिल्कुल यहाँ पर भी यही हुआ कि सलीम ने जो है वो अपने भाइयों को मरवा दिया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से अहमद जो है वो उसके मुकाबले पर आया तो अहमद को भी कत्ल
कत्ल कर दिया गया। इस तरह से जब उसके भाई कत्ल हो गए और 2 बेटे जो है वो सफ़ी के पास मौजूद थे, शहंशाह सफ़ी के पास, तो वो वहीं पे थे और वहाँ पे रह के जो है वो जंग की तैयारियाँ हो रही थी और इस तरह से इनके दौर का जो है वो आगाज़ हुआ। अब दौर का आगाज़ हुआ। दूसरी साइड पे क्या था कि जो यूरोपियंस थे वो पहले से इतनी ज़्यादा मारे खाए हुए थे और ऊपर से यूरोपियंस भी अब तकसीम के अमल से गुजर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी वॉर्स, मिडीवियल वॉर्स जो थी यूरोप के अंदर वो स्टार्ट हो चुकी थी, वो पहले से भी थी और अब मज़ीद तेज़ हो चुकी थी कि यूरोप के अंदर जो सल्तनतें थी वो आपस में अब लड़ना स्टार्ट हो गई थी। इसलिए अब वो अकेली हो गई थी, वो चाहती नहीं थी कि किसी भी तरह से जो है वो अब उनको जो है वो यहाँ पे दोबारा से तुर्कों के साथ लड़ना पड़े। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया जी, पीस डील साइन की। किसके साथ साइन की? तुर्कों के साथ, कि भाई एटलीस्ट इनकी तरफ से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो उन्होंने क्या किया जी, पीस डील्स साइन कर ली सुल्तान के साथ। ऐसे में सुल्तान ने खुद भी जो है वो पीस डील साइन करना ज़रूरी समझी। क्यों ज़रूरी समझी? उसकी वजह ये थी कि सुल्तान को इस टाइम पे जो सबसे बड़ा थ्रेट था, जो प्रॉब्लम था, वो था जी इस्माइल सफ़वी की तरफ से। अब इस्माइल सफ़वी की तरफ से प्रॉब्लम क्यों था? इसलिए क्योंकि एक तो जो शिया मज़हब था वो तुर्की के अंदर, ख़ास करके एशिया कोचक का जो इलाका था, वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैल रहा था और वहाँ पे जो है वो साजिशें हो रही थी। एक तो ये प्रॉब्लम था और ये ख़बरें मुसलसल जो है वो सुल्तान सलीम के पास पहुँच रही थी कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो लोग जो है वो बगावत करेंगे आपके ख़िलाफ़ और वो सपोर्ट करेंगे शाह इस्माइल सफ़वी को। इसलिए एक प्रॉब्लम था। दूसरा जो है वो जो अहमद के 2 बेटे थे, ठीक है, जो इसके 2 भतीजे थे, वो भी इस टाइम पे सफ़वी एम्पायर के पास मौजूद थे, तो वो भी वहां से तैयारी कर रहे थे जंग की। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसलिए सलीम ने खुद भी क्या किया जी कि यूरोप के साथ अलायंस किया, उनके साथ पीस बनाया और उसके बाद जो है वो इसकी तरफ जो है वो मुतवज्जे हुआ। अब जो इस्माइल था, इस्माइल सफ़वी था, ठीक है जी, उन्होंने तैयारी की, इस्माइल सफ़वी ने भी तैयारी की जंग की, ठीक है, और वहाँ पे जंग की तैयारियाँ मुसलसल जारी हैं कि वो इलाका उनसे वापस लेना है। और दूसरा, वो वैसे भी इस्माइल सफ़वी ने बहुत बड़ा इलाका फ़तह किया होता, वो चाह रहे थे अपनी फतूहात को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी साइड पे जो सलीम है उसने भी जब इस थ्रेट को देखा तो उसने भी तैयारियां स्टार्ट कर दी। ऐसे में क्या हुआ कि अब जो वो थ्रेट था वो थ्रेट बहुत तेज़ हो गया। क्यों थ्रेट तेज़ हो गया? क्योंकि सुल्तान को ये ख़बर मिली कि भाई उसमें वो जो शिया, जहाँ पे जो शिया मज़हब फैलाया जा रहा है, उस शिया मज़हब के अंदर बहुत से जासूस यहाँ पे भेजे गए हैं कि वो जासूस यहाँ पे एक तो जासूसी करते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सुल्तान ने क्या किया, उसने जासूसी का तोड़ जासूसी से करना चाहा और अपने जासूस भी भेजे कि भाई आप भी जाएँ और जाके आइडेंटिफाई करें कि कितने लोग जो हैं अब तक शिया मज़हब को एक्सेप्ट कर चुके हैं, या वो पावरफुल लोग जो कि आप समझते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो उन जासूसों ने क्या किया जी, खबर दी कि तकरीबन जो है वो 80,000 के करीब, 80 से 90,000 के करीब जो लोग हैं वो इस टाइम पे शिया हो चुके हैं और वो आपकी सल्तनत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है वो फिगर था। अब इनके खिलाफ जंग तो की नहीं जा सकती थी क्योंकि सारे के सारे खुफिया तौर पे ये काम करते थे। तो सुल्तान सलीम ने क्या किया जी, सुल्तान सलीम ने एक पूरा प्लान बनाया और उस प्लान के तहत जो है वो 50,000 शिया को एक साथ कत्ल करवा दिया, एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे, यानी हर शख्स के लिए एक एक शख्स मुतय्यन किया और उनको भेज दिया गया कि भाई फलां दिन फलां टाइम पे आपने सबको एक साथ जो है वहाँ पे कत्ल कर देने। तो अलग अलग सबको कत्ल किया गया एक ही टाइम पे। इस तरह से एक बहुत बड़ा कत्ल था 50,000 का, कि इनके कत्ल होने के बाद जो बाकी जो शिया थे, ठीक है, उन्होंने जो है उनके दिल में जो ख्याल था यहाँ पे सफ़ी एम्पायर को प्रमोट करने का वो ख़त्म हो गया और वो उसके बाद छुप गए या रुपोश हो गए कहीं पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कत्लेआम था सुल्तान सलीम की तरफ से शियों के ऊपर, जो कि अपने ही हम मसलक थे, लेकिन सिर्फ शिया सुन्नी की वजह से उन्हें जो है वो कत्ल करवाया गया। इसके बाद वहाँ पे जो है एशिया कोचक के अंदर रिवॉल्ट जो है वो एंड हो गया और सुल्तान जो है वो बहुत तेज़ी से उसने मूव किया जी अब ईरान की तरफ, कि अब ईरान जो है उसके साथ जो है वो जंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ इस मैप के अंदर आप देखिए कि इस टाइम पे जो 16वीं सेंचुरी है, 16वीं सेंचुरी में हमें 3 बहुत ही शानदार किस्म की मुसलमानों की सल्तनतें दिखाई देती हैं। एक साइड पे मुग़ल एम्पायर है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं सारी की सारी डिटेल बना चुका हूँ। दूसरा सफ़ीड एम्पायर है यहाँ पे, ठीक है, ईरान के अंदर, जो कि शिया एम्पायर है, और यहाँ पे तीसरी ओटोमान एम्पायर है जो कि सुन्नी है, यानी यहाँ पे भी सुन्नी एम्पायर, यहाँ पे भी सुन्नी एम्पायर, बीच में शिया एम्पायर, लेकिन तीनों जो हैं वो इस्लाम की जो है वो एम्पायर मौजूद है यहाँ पे। और जो मज़हब के लिहाज से अगर बात की, ज़ाहिर बात है इस्लाम यहाँ पे इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर जो है वो फैला हुआ है इस 16वीं सेंचुरी के अंदर, इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर भी आपस की लड़ाइयों की वजह से जो है टूट फूट का शिकार हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ जी कि 1514 के अंदर जो है वो लड़ाई हुई जी। लड़ाई जो है इसको कहा गया जो वॉर ऑफ खालिदरान या चिल्ड्रान की वॉर, इसे बहुत फेमस कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस एक वॉर है। अब ये वॉर जो है, अब देखिए वॉर क्यों हुई।
जैसा मैंने आपको कहा था कि जो ट्रबज़ोन का जो इलाका था, इस इलाके के ऊपर यहाँ पे आप देखिए इस साइड पे ओटोमान एम्पायर है, यहाँ पे सफ़वीड एम्पायर है। इसके बीच का ये जो इलाका था, ये था जो पहले से जो मौजूद था, वो किसका सूबा था? ये सूबा था ओटोमान एम्पायर का, ठीक है, तुर्कों का सूबा था। लेकिन इसको शाह सफ़ी ने जो है वो हासिल कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मौजूद थे, शिया मज़हब था, इस वजह से यहाँ पे इसको हासिल किया गया था। तो ये जो इलाका है, इस इलाके की वजह से जो है अब ओटोमान चाहता था ये इलाका इनके पास रहे, सफ़ीड इसको वापस लेना चाहते थे, जिस वजह से वो ओटोमान के साथ जंग कर रहे थे। तो इस इलाके की वजह से जो है वो क्या हुआ जी, जंग हुई यहाँ पे। अब जंग हुई, अब उसमें क्या हुआ कि जो शाह सफ़ी थे उनकी क्या जो है वो स्ट्रेटजी थी, उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने क्या प्लान किया कि वो सबसे पहले बॉर्डर के एरियाज़ के ऊपर आए, और बॉर्डर के एरियाज़ के ऊपर उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ से ईरान तुर्की से जो है वो हमारे पास सलीम जो है वो जंग के लिए निकला, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि सलीम की बहुत बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ी फौज थी सलीम के साथ, ठीक है, और तकरीबन कोई 1,20,000 की आर्मी सलीम के पास मौजूद थी। तो सलीम की आर्मी जहाँ जहाँ पहुँचती वो क्या करते, उस इलाके को जला देते। अब उसके नतीजे के तौर पर क्या होता कि वहाँ पर जितने भी दरख्त थे या जो भी खाने की चीज़ें थी, तो जाहिर बात है वो सारी की सारी जल जाती, क्योंकि अब घोड़े तो थे मौजूद थे, घोड़ों पर सारे का सारा सफ़र हो रहा था, घोड़ों ने खाना था, उनके पास चारा नहीं था, बहुत से प्रॉब्लम्स थे। तो ये प्रॉब्लम्स, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी थी शाह सफ़ी की तरफ से, क्योंकि इसका नतीजा ये निकला कि जैसे जैसे आगे बढ़ती गई सलीम की फौज, वैसे वैसे उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, उनके घोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती गई, और उनकी जो फौज थी, ठीक है, जेनिसरी जो फौज थी, उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि भाई हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो ऐसे में जो शाह सफ़ी थे वो पहुँच चुके थे जी तबरेज़, ठीक है, तो तबरेज़ में वो इनका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब सलीम को इस सारे हालात के ऊपर मज़ीद गुस्सा आया कि शाह सफ़ी ने जो ये पूरे का पूरा इलाका जलाया, तो सलीम को और ज़्यादा जो है वो कोशिश की सलीम ने कि किसी तरह से मैं जल्द अज जल्द जो है वो ट्रबज़ोन पहुँचूँ और मेरा मुकाबला जो है वो शाह सफ़ी के साथ हो। ऐसे में सलीम ने अपनी फ़ौज को भी काफ़ी ललकारा, उनका जोश बढ़ाया, और आखिर जो है ये पहुँच ही गए। लेकिन जब ये मैदान में पहुँचे, चिल्ड्रान के मैदान के अंदर, ठीक है, ये जिसका जिक्र है 1514 के अंदर, तो इस चिल्ड्रान के मैदान के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे सलीम की फौज तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो इनको रेस्ट का मौका भी नहीं दिया गया। इवन सलीम खुद भी नहीं चाहते थे सुल्तान सलीम के भाई किसी तरह से रेस्ट किया जाए, दूसरी तरफ से शाह सफ़ी भी नहीं चाहते थे कि उन्हें जो है वो आराम का मौका दिया जाए। ऐसे में जंग हुई, और जंग के नतीजे के तौर पर जो है वो सलीम की फ़ौज को जो है वो कामयाबी मिली, और सलीम की फ़ौज की कामयाबी तोपों की वजह से थी, क्योंकि जो तुर्कों की फ़ौज थी वो हमेशा से इसीलिए कामयाब रही क्योंकि वो अपने आप को वेल इक्विप्ड रखती थी, क्योंकि यूरोप के साथ थी, तो जाहिर बात है वहाँ से यूरोप के अंदर जो भी चीज़ें पैदा होती थी या जो भी वहाँ पे इन्वेंशंस होती थी वो तुर्कों के पास पहुँचती थी, जबकि सफ़ी आर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा प्लान्ड नहीं थी। नतीजे के तौर पे शाह सफ़ी वहाँ से वापस भागे, ठीक है जी, और वापस आके यहाँ पे जो है वो निशापुर के इलाके और इस जो ईरान का ये जो पिछला इलाका है, इन इलाकों में जो है वो तेहरान के इलाकों में आके शाह सफ़ी यहाँ पे ठहरे। लेकिन ऊपर का जितना इलाका है ये सारे का सारा, आधे से ज़्यादा सारी सल्तनत शाह सफ़ी के हाथ से निकल गई, और ये सारी की सारी ओटोमान एम्पायर के अंडर आ गई 1514 के अंदर बैटल ऑफ चिल्ड्रान में। इसलिए ये जो बैटल है चिल्ड्रान की, ये बहुत ज़्यादा अहम मानी जाती है कि इसमें ओटोमान एम्पायर जो है वो ईरान के अंदर या एशिया की साइड पे जो है मज़ीद फैली और उसने खुद को एक्सटेंड किया। इसके बाद इराक का जो इलाका था वो भी इन्हीं के अंदर था, तो इराक का इलाका भी जो है वो तुर्कों ने फतह किया, और उसके बाद यहाँ से वापस जो है ये इन्होंने सफ़र किया जी, एशिया कूचक का और नातवालिया का इन्होंने वापस सफ़र किया। अब ये सारी की सारी स्ट्रेटजी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जी अब क्या हुआ कि नेक्स्ट जो थ्रेट था वो था इजिप्ट का, ममलूक एम्पायर का। ममलूक एम्पायर भी मैंने जैसे कहा सुन्नी ही एम्पायर थी, और वो इस टाइम पे तुर्कों से ज़्यादा इस्लाम की फॉलोवर थी और ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी। एक तो अब्बासी खलीफा उनके पास मौजूद थे, दूसरा वो खुद बहुत बहादुर और बहुत निडर थे। ममलूक एम्पायर जो थी ये सारे के सारे ग़ुलामों की एम्पायर बिल्ड की हुई थी, जो ग़ुलाम थे जॉर्जिया वगैरह से ख़रीदे गए थे, ये भी तुर्की नस्ल के ही थे, इनकी ये हुकूमत बनी हुई थी, और मिस्र के अंदर इनकी हुकूमत थी, और जो शाम का इलाका था वो भी इन्हीं के अंडर था। यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये ओटोमान एम्पायर, ये सफ़वीड एम्पायर, और ये सारे का सारा जो इलाका है, ठीक है, यहाँ एलेपो शाम से लेके उनके बॉर्डर से लेके और मिस्र का जो इलाका है, ये सारे का सारा जो है वो ममलूक एम्पायर के अंडर था। तो इनके बॉर्डर्स आपस में साथ में मिले हुए थे। अब क्या हुआ जी कि अब थ्रेट तो पहले से मौजूद था। सुल्तान ने क्या किया जी, सुल्तान ने एक मीटिंग बिठाई, और मीटिंग बिठा के वहाँ से डिस्कस किया सुल्तान सलीम ने कि क्या हमें ममलूकों के ख़िलाफ़ जंग लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए।
ठीक है। अब सुल्तान को बहुत से लोगों ने मशवरा दिया कि आप जंग न लड़ें, क्योंकि ममलूक भी बहुत ज़्यादा तगड़े और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन्हीं में कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि अगर आप ये जंग लड़ते हैं तो आपको सवाब होगा। कहा जी क्यों सवाब होगा? कहा इसलिए सवाब होगा कि अभी जो ममलूक हैं वो मक्का और मदीना उनके कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, जो बहुत ही मुकद्दस शहर हैं। तो अगर आप ममलूकों को शिकस्त देते हैं तो मक्का और मदीना आपके अंडर आ जाएगा और ये बहुत सवाब का काम है कि आप इन शहरों की खिदमत करेंगे। तो सुल्तान सलीम ने कहा ठीक है। इस तरह से दोबारा से मुसलमानों और अपने हम अकीदा के खिलाफ लड़ने के लिए सुल्तान सलीम जो है वो तैयार हो गए। ऐसे में जब ये खबर पहुंची ममलूकों के पास मिस्र में, तो उन्होंने क्या किया जी, ममलूक जो बादशाह था, ठीक है, वो वहां से पहुंचा यहाँ पे एलेपो हलब के अंदर, ठीक है, शाम के अंदर हलब के अंदर पहुंचा, क्योंकि हलब उन्हीं के अंदर था। और यहाँ पे फिर जो है इनका मुकाबला हुआ सुल्तान सलीम के साथ। यहाँ पे एक जंग हुई। जंग क्या हुई कि पहले सलीम ने अपना एक एलची भेजा, तो उसको कैद कर लिया गया ममलूकों की तरफ से। जब ममलूकों की तरफ से कैद किया गया तो सुल्तान सलीम के पास एक बहाना आ गया। तो सुल्तान सलीम ने क्या किया, फौज ली और चढ़ाई कर दी और एक शानदार किस्म की जंग हुई। दोनों साइडों से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई। बहुत बहादुरी का सामना करना किया जो है वो ममलूकों ने, बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन एट दी एंड जो है वो ममलूकों को शाम के अंदर शिकस्त हुई। उस तरह शाम का जो इलाका है वो भी सुल्तान सलीम के अंडर आ गया और ममलूकों को यहाँ पे शिकस्त हुई। और ममलूकों की शिकस्त के बाद जब सुल्तान आगे बढ़ा तो उसने क्या किया जी, कायरा का मुहासरा कर लिया, क्योंकि अब कायरा तो उनका सेंटर पॉइंट था, ठीक है, तो कायरा का मुहासरा करना था। अब ऐसे में क्या हुआ कि कायरा का मुहासरा हुआ और बहुत ही मुश्किल से जो है वो कायरा को फतह किया गया, क्योंकि ममलूक वहाँ पे जो सरदार मौजूद थे वो भी बहुत बहादुरी से लड़े, गो के बावजूद इसके कि उनके पास ऐसी कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन एट दी एंड सुल्तान सलीम की फ़ौज कामयाब रही और इस तरह से जो मिस्र है वो भी फतह हो गया और वो भी किसके अंडर आ गया जी, सल्तनत उस्मानिया के अंडर आ गया। और इस तरह जो है सुल्तान सलीम जो है वो खलीफा बना। अब सुल्तान सलीम खलीफा कैसे बना, क्योंकि जब मिस्र फतह हो गया तो मिस्र के पास कौन था, अब्बासी खलीफा। तो सुल्तान सलीम ने जो है वो पूरी की पूरी कोशिश की और अब्बासी खलीफा को समझाया कि देखिए आपके पास पावर नहीं है, तो आप अगर अब ये टाइटल मुझे दे देते हैं तो बहुत बेहतर होगा। तो इस तरह जो आखिरी खलीफा थे उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने वो टाइटल जो है वो सुल्तान सलीम को दे दिया खलीफा का, और साथ में वो जो चीज़ें थी, जो तलवार थी, जिस तलवार के नाम के ऊपर या जो एक स्याह झंडा जो अब्बासियों का था, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अर्तुल के अंदर भी वो जब एक ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरा बादशाह बनता है, ठीक है, तो उसको बहुत सी चीज़ें जो है इस तरह की ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो वो चीज़ें जो हैं अब्बासी खलीफा ने ट्रांसफ़र कर दी किसको जी, सुल्तान सलीम को, यानी कि उस्मानियों को ट्रांसफ़र कर दी। और इस तरह पहली बार प्रॉपरली जो है वो खिलाफत जो है वो आ गई किसके पास जी, उस्मानी खिलाफत के पास। इसीलिए हम उस्मान को, ये सल्तनत उस्मानिया को उस्मानी खिलाफत कहा जाता है कि यहाँ से जो है सुल्तान सलीम पहले जो है वो मुसलमानों के खलीफा बन बैठे, पूरे बाकायदा टाइटल के साथ जो है वो खलीफा बन बैठे। ठीक हो गया। लेकिन वापसी पे जब ये इजिप्ट से वापस जा रहे थे तो सुल्तान सलीम ने जो है वो खलीफा को भी, आखिरी अब्बासी खलीफा को भी अपने साथ लिया, ठीक है, और साथ में जो है वो इनके जो बहादुर जो जनरल थे उनको भी अपने साथ लिया और इन दोनों को साथ लेके वहाँ से वापस हुए रास्ते में। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्या कॉज हुई कि ममलूक एम्पायर बहुत स्ट्रांग थी, बावजूद इसके वो क्यों शिकस्त खाई, उसने वो क्यों हारी, ठीक है, तो उसमें हमें जो सबसे एक मेन रीज़न जो हमें दिखाई देता है वो क्या है जी, वो है उनकी आर्मी का। आर्मी का क्या है कि ममलूक जो हैं, ख़ुद ममलूक सरदार ने जो है इस बात का इकरार किया, उसने कहा कि हमारे पास एक दफ़ा एक शख्स यूरोप से आया और वो हमें बंदूकें बेचना चाहता था, ठीक है, लेकिन हमने वो बंदूकें लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? हमने कहा बंदूकों से तो औरतें लड़ती हैं, मर्द जो है वो हाथों से लड़ते हैं। तो ऐसे में उस शख्स ने ये कहा, उस यूरोपियन शख्स ने, कि एक वक्त आएगा कि तुम इन्हीं बंदूकों के हाथों जो है तुम्हें शिकस्त होगी। तो ये ममलूक मानते हैं कि उनकी जो शिकस्त है उसके पीछे जो वजह बनी, वो सारी का सारा जो रीज़न था वो उनका मॉडर्नाइजेशन से इनकार था या जदीद असलाह जो उन्होंने जो है वो रखने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से जो है वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये इनकी बहुत बड़ा एक कॉज बना ममलूकों की शिकस्त का, और उसके बाद नतीजे के तौर पे ममलूक जो है उनको शिकस्त हो गई और इस तरह से जो है वो नया जो खलीफा बना जी सुल्तान सलीम बन गया। अब आप यहाँ मैप के अंदर देखिए, इस जगह पे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 1520 के अंदर जो है ये इलाका, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ओटोमान एम्पायर, ठीक है, तो 1520 के अंदर जो ओटोमान एम्पायर की बाउंड्रीज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये पूरे का पूरा एरिया जिसको मैं सर्कल करता जा रहा हूँ, ये सारे का सारा एरिया जो है इस टाइम पे सुल्तान सलीम के ज़माने के अंदर जो है वो किसके अंडर आ गया जी, वो सारे का सारा ओटोमान एम्पायर के अंदर आ गया। तो ये सारे का सारा जो है वो उस्मानी खिलाफत अब बन गई, यानी मिस्र कायरो इनके अंदर आ गया। इसके अलावा जी यहाँ सूडान का इलाका जो था वो इनके अंडर आया, और इसके साथ साथ यहाँ पे बगदाद का इलाका सारा इनके अंडर आया। तो ये सारे इलाके जो है वापस इनके अंडर चले गए और इस तरह से सुल्तान सलीम जो है उसने बहुत ही एक शानदार दौर जो है वो गुजारा।
उसके बाद क्या हुआ जी कि हिजाज जो है, यानी अब क्योंकि आप यहाँ पे मैं जो स्टार्ट में आपको कहा था कि मिस्र जो है, मिस्र के अंडर ही हिजाज और नजद का इलाका था, यानी मक्का और मदीना के जो इलाके थे ये इनके अंडर थे। अब जैसे ही मिस्र इनके अंडर आया तो नेचुरली जो है इन्होंने क्या किया जी, उस्मानियों ने यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो रकम खर्च की इन इलाकों के ऊपर और यहाँ के लोगों को प्रमोट किया, मदरसों को प्रमोट किया। तो यहाँ पे लोगों के दिलों में खुद ही मोहब्बत पैदा हो गई उस्मानियों के लिए और वो भी उस्मानियों को मानना शुरू हो गए। इस तरह से ये जो मक्का और मदीना का इलाका नजद और हिजाज का है ये भी जो है वो उस्मानी खिलाफत के अंडर चला गया और ओटोमान एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई। उसके बाद क्या हुआ जी, नेक्स्ट नेवल शिप्स को तैयार किया गया, क्योंकि जो सुल्तान सलीम था अब उसका इरादा ये था कि अब यहाँ पे फतूहात हो चुकी हैं तो अब अगला जो है मेरा टारगेट वो दोबारा से यूरोप ही है। ठीक है, अब दोबारा से यूरोप को फतह करना था। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि उनके साथ अब बहरी जंगें होंगी, तो उसके लिए क्या है कि कहा जी कि शिप्स जो है उनकी प्रिपरेशन को फास्ट कर दिया जाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है वो बहरी जहाज़ तैयार किए गए, लेकिन नेचर ने मौका नहीं दिया सुल्तान सलीम को। ठीक है, सिर्फ 8 साल और 8 माह तक हुकूमत रही सुल्तान सलीम की। उस दौरान इसने इतना बड़ा इलाका फतह किया और 1520 में जो है वो सुल्तान सलीम का इंतकाल हो गया। लेकिन एक बहुत ही शानदार रूल जो है वो सुल्तान सलीम का रहा। लेकिन जो मैंने कहा कि इल्ज़ाम लगता है कि अपने ही मुसलमानों को, लाखों लोगों को यहाँ पे कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, चाहे वो ममलूक हों चाहे वो शिया सफ़ीर हों, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे नुकसान पहुँचा, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। लेकिन ओटोमान एम्पायर जो है मज़ीद पावरफुल हुई और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा फैल गई। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो सुल्तान सलीम के दौर में ही जो है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल हुआ, और वो क्या हुआ कि बारबारोसा ब्रदर्स जो है, ठीक है, ये भी सामने आए। बारबारोसा ब्रदर्स जिनका आगे हम जिक्र भी करेंगे, ये बारबारोसा ब्रदर्स जो हैं ये एक्चुअली में यहाँ पे जो पुर्तगाल का इलाका है यहाँ पे पैदा हुए थे और इस इलाके में इनको कहा जाता था समंदर के अंदर कज़ाक कहा जाता था। इवन अभी भी जो है वो यूरोपियन हिस्टोरियंस इनको कज़ाक कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी यूरोपियन शिप्स थे जो यहाँ से मेडिटेरेनियन सी के अंदर दाखिल होते थे, ठीक है, इनको लूटा करते थे और इनको लूट के वो रकम सारी की सारी अपने मुसलमान इलाकों के ऊपर, यहाँ जो अफ्रीका के इलाके हैं इनके ऊपर जो है वो सर्व किया करते थे। इसलिए मुसलमानों के तो ये हीरो थे, लेकिन जो वेस्टर्न्स थे उनके ये बारबारोसा ब्रदर्स जो है ये क्या थे जी, उनके ये विलन थे। तो यहाँ पे इनका इंचार्ज था आहिस्ता आहिस्ता। फिर जब सुल्तान सलीम के ज़माने में क्या किया जी, अरूज बारबारोसा जो है 1516 के अंदर उसको इस इलाके का हाकिम बना दिया सुल्तान सलीम ने। ठीक है जी, यानी जो बारबारोसा ब्रदर्स थे, 2 भाई थे, उनमें से जो अरूज जो था, अरूज को जो है वो 1516 के अंदर सुल्तान सलीम के दौर के अंदर ही उन्होंने अफ्रीका का ये जो बॉर्डर एरिया है, ये जहाँ पे समंदर लगता है, इसका गवर्नर बना दिया था। लेकिन 1520 2 साल के बाद 1518 के अंदर जो है वो अरूज बारबारोसा का इंतकाल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो 4 सारे का सारा जो था वो खैरुद्दीन बारबारोसा जो है उनके पास चला गया और खैरुद्दीन बारबारोसा फिर एक बहुत बड़े हीरो के तौर पे जो है वो यहाँ पे सामने आए। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सुल्तान के साथ। तो यहाँ पे जो सुल्तान सलीम है इनका एरा यहाँ पे एंड होता है और आगे बढ़ते हैं।